कि क्या सच में सोचने से चीजें मिलती हैं? क्योंकि कुछ तो साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए ना कि कैसे ऐसे होता है कि आप पूरा दिन किसी के बारे में सोचते रहो और वो आपको मिल जाए। सिर्फ सोचने से नहीं मिलती है। थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। लेकिन दिक्कत कहाँ पर है? हमें एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है। मैं कहता हूँ नहीं, सचिन तेंदुलकर ने 35 साल क्रिकेट को दिए। हम कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ स्टार। नहीं, उन्होंने 35 साल फुटबॉल को दिए हैं। हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले थे और अभी प्रधानमंत्री बन गए। भाई, उन्होंने सेवा को, सोशल सर्विस को आरएसएस से शुरू करते हुए और जब तक पॉलिटिक्स में आए अपने जीवन के 50 साल दे दिए हैं। क्या आप कोई एक क्षेत्र को और कोई एक गोल को अपने जीवन के साल, 2 साल, 5 साल देने के लिए तैयार है? इफ यस, तो रिजल्ट मिलेगा। वो डायलॉग आपको याद ही होगा, ओम शांति ओम का। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, और वो चाहत सच्ची होनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड अगर मुझे किसी एक 5 साल के बच्चे को समझाना हो कि क्या होता है, तो कैसे समझाओगे? अगर मेरे सामने एक 5 साल का बच्चा है तो उससे मैं कहूंगा कि बेटा, तूने एक जादुई चिराग के बारे में सुना था जिसको घिसते थे एक जिन बाहर निकलता था और वो जिन से जो मांगते थे सब मिल जाता था। तो वो जिन है हमारा सबकॉन्शियस। तो कोई मुझसे पूछता है सर आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो? मैं कहता हूँ डिपेंड्स। बोले सर डिपेंड्स मतलब एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एस्ट्रोलॉजर बोले कि 2025 का साल तुम्हारा बहुत जबरदस्त जाने वाला है, मैं 100% एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ। और कोई ये कहे नहीं ये महादशा है, ऐसा है वैसा है, बहुत दिक्कत आने वाली है, भाई मैं जरा भी नहीं मानता। भाई इसको खुद का कल का भविष्य नहीं पता, मेरा क्या बताएगा। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट हमारा सेकेंड पार्ट है। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि सर के साथ मुझे मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर के बारे में बात करनी है। तो जी हाँ, चलो, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि सेकेंड पार्ट में सर को बुलाऊंगा, आज हम वापस से मिले हैं। और आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको एक ऐसे पर्सन से मिलवाने वाला हूँ जिनकी आवाज़ ना सिर्फ मोटिवेशन है बल्कि मेडिटेशन है। जी हाँ, आज से 2 महीने पहले इनका प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। उसके पहले मुझे मेडिटेशन करना होता ही नहीं था, कोई मुझे अगर बिठा दे तो मैं नहीं कर पा रहा था। लेकिन लिटरली जब से इनका प्रोग्राम अटेंड किया है मुझे उसका पावर पता चल गया और सच में मैं आज मेडिटेशन कर पा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम स्नेह देसाई सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आज ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपकी जर्नी में मैंने बहुत बार सुना है, इवन आपने जब स्टेज से मुझे एक बार बताया था कि जो भी चीज़ आपको आज मिल रही है, आज आप जितना भी फेम एंजॉय कर रहे हो, जो स्टेज है, जो ऑडियंस है, जितने लोग हैं, इतने बिजनेसेस हैं, ये सारी चीज़ें आपने एक बार कभी ना कभी मैनिफेस्ट की थी। तो मुझे सर ये सीक्रेट बताइए, क्या सच में मैनिफेस्टेशन आपके लिए काम कर रहा है, और कर रहा है तो वो कब से कर रहा है? कौन सा ऐसा पहला इंसिडेंस था? मैंने सबसे पहली बार 8 साल की उम्र पे गोल सेटिंग के बारे में सीखा था। मेरे जो मेंटर थे तब डॉक्टर जितेंद्र आडिया, जिनके क्लास में मैं बैठा हूँ, उन्होंने गोल सेटिंग समझाया और फिर कहा कि गोल चार्ट बनाओ। अब मैं आडिया सर से काफ़ी इम्प्रेस था, तो मैं अपने गोल चार्ट में लिखने वाला था कि भाई माई लाइफ टाइम गोल इज़ टू बिकम लाइफ कोच लाइक आडिया सर। बट वो अपने प्रोग्राम में हमेशा एक इंसान का नाम लेते थे और वो था टोनी रॉबिन्स, कि जिनकी तरह वो बनना चाहेंगे। तो मैं 8 साल का हूँ, मेरे दिमाग में टोनी रॉबिन्स कौन है मुझे पता ही नहीं है। तब इंटरनेट नहीं था, कुछ आइडिया नहीं था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं उनकी तरह बन जाऊंगा और वो किसी की तरह बनना चाहते हैं तो इससे तो बेहतर है ना कि हम डायरेक्ट गोल सेट करें। तो मैंने 8 साल की उम्र पे मेरा पहला गोल चार्ट बनाया था जिसमें लिखा था दैट माई लाइफ टाइम गोल इज टू बिकम अ लाइफ कोच लाइक टोनी रॉबिन्स। जब मुझे पता ही नहीं टोनी रॉबिन्स है कौन। और आप देखिए कि जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो एक्चुअली कोचिंग मेरे लिए कभी प्राइमरी काम था ही नहीं। इट वॉज जस्ट अ पैशन। संडेज को कर लेता था, दिवाली वेकेशन में करता था, मगर मैं डॉक्टर बनना चाहता था। कुछ ऐसे सिचुएशंस आई, नहीं बना। मैं टेनिस में इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहता था, नेशनल्स तक पहुंचा, उसके बाद पैसों के प्रॉब्लम आए तो उसमें आगे कुछ नहीं हुआ। और गोल घूम के मैं पहुंचा वापस ट्रेनिंग में, वापस स्टेज पर आया। और आज टोनी रॉबिन्स तो मेरे लिए गॉडफादर है, बट उनकी तरह एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि हज़ारों लाखों लोग मेरे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं और आज उनके साथ मिल करके हम कुछ चैरिटी का काम कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, जो भी अनजाने में कभी गोल चार्ट बना है, नादानी में। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने 8 साल की उम्र में वो सोच लिया। आई एम वेरी श्योर जितने भी लोग आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आज मैं किसी को बोलूँ कि आपको क्या चाहिए लाइफ में,
आप 5 पॉइंट ऐसे लिखो, या तो इनफैक्ट मैं आपके प्रोग्राम में बताऊंगा, आपने मुझे एक वो चार्ट दिया था जिसमें 100 गोल्स लिखने थे, मैं 3 लिख पाया, 4 लिख पाया, 5वां मेरे दिमाग में नहीं आया। आई एम वेरी श्योर हम सभी वही जर्नी में रहेंगे। तो मुझे ये बताइए सर कि अगर मुझे गोल सेट करना हो, सोचना हो आगे का, क्योंकि सोचूंगा तभी तो मिलेगा, सोच ही नहीं पा रहे, तो वो गोल सेट करना कैसे चाहिए, क्या इजी स्टेप होना चाहिए सभी के लिए? जब पहली बार हमने यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कुछ भी यूज़ करना शुरू किया ना, तो हमें उसकी कोई समझ नहीं थी। हमने सिर्फ ट्रायल एरर से सीखा, हमने उसको वक्त दे करके सीखा। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइफ हमारी है, हमें कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, सवाल हम बाहर वालों को पूछ रहे हैं। सवाल हमें अपने आप से पूछने चाहिए। गोल सेटिंग दुनिया या लोगों को देखकर नहीं होता है, अपने आप के साथ बैठ करके होता है। अपने आप को वक्त देने का मतलब, मैं जब किराए के मकान में था 17 साल की उम्र पे, मैंने 4 दिन अकेले बैठा, किसी के साथ इंटरैक्ट नहीं किया और लिस्ट बनाना शुरू किया कि मैं कैसी लाइफ जीना चाहूँगा। मैंने अपने आप से पूछा, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ। और उसके लिए एक विजुअलाइजेशन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि अगर आपके पास एक जादुई छड़ी है, एक जिन है जिससे आप जो मांगो वो सब पॉसिबल है, तो आप क्या करना चाहोगे। एंड दैट हैज़ टू बी रियलिस्टिक इन अ वे। कोई ये कहेगा $100 बिलियन, तो ये रियलिस्टिक का मतलब हुआ कि आपको खुद ही नहीं पता ना आप $100 बिलियन का करने क्या वाले, तो वैसे गोल्स का लॉजिक नहीं है। बट आप वो गोल सेट करो जो आपको पता है कि ओके मेरे पास 10 करोड़ आ जाएंगे तो मैं ऐसी लाइफ जीऊंगा, वैसा करूंगा। मेरे पास 100 करोड़ आ जाएंगे तो मैं इतने सेवा के काम कर पाऊंगा। हाँ, वैसे गोल आप सेट करो। अब आप ये कहोगे कि मैं फरारी लेके निकलूंगा इंडिया की सड़कों के ऊपर, वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सड़कें अभी उसके लिए रेडी नहीं हुई है। करेक्ट। तो वो 4 दिन अकेले बैठकर जैसे मैंने गोल्स लिखे और छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचा। कोई पर्टिकुलर ब्रांड में पहनना चाहूँगा, कोई जूते हैं जो मैं खरीदना चाहूँगा, कहीं मैं घूमने जाना चाहूँगा, मैं अपने फैमिली को क्या देना चाहूँगा। और गोल सेटिंग के अंदर हर एक एस्पेक्ट के बारे में सोचना है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स, इमोशनल या माइंडसेट वाली चीज़ें, टाइम को लेकर के कि मैं अपना टाइम किन चीज़ों को देना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल गोल्स भी हो सकते हैं, चैरिटी के गोल्स भी हो सकते हैं। तो जब आप ये सभी कैटेगरी में सोचेंगे ना, तो सच ये है कि 4-5 गोल हर कैटेगरी में बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। Correct. और तब जाके 20, 25, 50 गोल तो आप आराम से लिख लेंगे। बट अपने आप को वक्त देना पड़ता है, अकेला बैठना पड़ता है। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि अगर अकेले बैठेंगे तो खुद के अंदर से आवाज़ आएगी कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, या ये चाहिए, क्या क्या और चीज़ें चाहिए। और इसमें एक और चीज़ आपने इंपॉर्टेंट बता दी कि आपको सोशल, समाज के लिए कुछ करना है। इतना चैरिटी आप कर पाओगे उसके बारे में सोचो। आई एम वेरी श्योर ज़्यादातर लोग जो गोल्स रखेंगे वो खुद के लिए रखेंगे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये बंगला चाहिए, ये घर चाहिए, लेकिन चैरिटी के लिए कोई नहीं सोचेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी। इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ ऐड करता हूँ। जब आप अपने बच्चे से ये कहेंगे कि बेटा तू बड़ा होके हमारे दुख दर्द दूर करना, तो एक्चुअली वो थोड़ा ही सक्सेसफुल होने वाला है। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को ये कहा होता कि बेटा बड़ा होके तो समाज को बदलना, दुनिया को बदल देना, तो सच ये है कि घर और आपके दुख तो अपने आप दूर हो जाते उस प्रोसेस में। करेक्ट। लेकिन वो कई गुना ज़्यादा सफल हो जाता। इसका मतलब ये है कि जब आप खुद के लिए गोल सेट करोगे ना तो बहुत छोटा कर पाओगे। लेकिन जब आप समाज के लिए गोल सेट करोगे और समाज को देने के लिए जब चैरिटी के गोल्स आपके होंगे, तो आप इमेजिन करो कि आपकी तरक्की कितनी होगी, तब जाके आप वो कर पाओगे। तो एक्चुअली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू एंड गिव यू अ बिगर पर्पस। बिकॉज मैं अपने पार्टिसिपेंट से हमेशा एक सवाल करता हूँ कि चलो BMW चाहिए, बंगला चाहिए, तो ये तो कोई आदमी 2 साल 5 साल थोड़ा फोकस के साथ काम कर लेगा, आज की तारीख में वो हो जाता है EMI पे मिल जाता है। अब सवाल ये है उसके बाद क्या। करेक्ट। तो अपने गोल्स को अपने तक सीमित मत रखो, अपने गोल्स को दूसरों तक लेकर जाओ और तभी जाके आप गुडनेस से ग्रेटनेस तक पहुंचेंगे। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन ऐसे लोग हैं कि जो ग्रेटनेस पर इसलिए है क्योंकि वो खुद के लिए नहीं काम कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं। अमेजिंग। तो ये मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या होगा? क्योंकि एक हिसाब से चलो सबसे पहला स्टेप आता है, जैसे आपने बताया, गोल्स। सोच लो कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, लिस्ट बना लो, उसके बाद क्या करना। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा कि ये मैनिफेस्टेशन थोड़ा लेमन लैंग्वेज में भी समझाना, अगर कोई सपोज करो जिसको नहीं पता है, तो ये क्या होता है और करना कैसे चाहिए, स्टार्ट कैसे करनी चाहिए जर्नी? सबसे पहली बात कि हमारा माइंड जो है वो एक गोल अचीविंग मशीन है। उसको आप जिस चीज़ के ऊपर फोकस कर दोगे ना, वो उसको अचीव करना जानता है।
ये पोटेंशियल, ये काबिलियत हम सबके अंदर है, सिर्फ हमें पता नहीं है। इसका छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जब हम डिसाइड करते हैं कि मुझे होंडा सिटी खरीदनी है या इनोवा खरीदनी है, तो सड़क के ऊपर हमें वो गाड़ी दिखना शुरू हो जाती है, होता है। राइट। अब इसका मतलब ये हुआ कि होंडा सिटी तो पहले भी थी ना, बट पहले क्यों नहीं दिख रही थी? शायद इसीलिए क्योंकि वो हमें नहीं पता कि हमें चाहिए थी, इसलिए हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं था। तो जब आप डिसाइड करते हो कि इनोवा खरीदनी है, दिखना शुरू होगी। वैसे तो अगर आप डिसाइड करोगे कि 10 करोड़ कमाना है, फिर ही तो बाहर उसके रास्ते भी दिखेंगे ना, उसकी अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, वरना कैसे दिखेगा? तो नंबर 1 थिंग, इट्स अबाउट फोकस। जहां पर आपका फोकस जाएगा वहीं पर आपकी एनर्जी जाएगी। जहां पर आपकी एनर्जी जा रही है उस चीज को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। लेकिन सुबह उठ करके हमें यही नहीं पता कि फोकस किस चीज पे करना है, क्योंकि पहला कदम था गोल सेटिंग का। तो लोग गोल सेट नहीं करते। अच्छा, सेट करते तो लिखते नहीं है, लिखते नहीं है तो उस वजह से माइंड में रखने में भूल जाते हैं, डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और लिखते हैं तो कहीं किताब में बंद करके कबड़ में छुपा के रखते हैं कि किसी की नजर न लग जाए। बट भाई तेरी भी तो नजर नहीं लग रही, तुझे ही याद नहीं तेरे गोल्स क्या है। सही है। तो ऐसी जगह पे गोल्स लिख करके सामने लगा के रखो जहां पर ना भी चाहो तो भी दिन में 25 बार वो दिखना चाहिए। एक रूल समझाता हूं। आप अगर एक ऐसे ऑफिस में रहते हैं जहां पर नीचे में एक बेकरी शॉप है, पेस्ट्री शॉप है, उधर से आप दिन में 4 बार गुजरते हैं और वो केक्स को देख के जा रहे, वापस आ रहे, देख के जा रहे, वापस आ रहे, क्या होगा शाम तक? भूख लग आप जाएगी। आकर्षित होने वाले हैं, एक बार तो खाने वाले हैं। जब आप सोफा के ऊपर बैठे, बाजू में रिमोट है, करने को कुछ नहीं है, क्या करोगे? रिमोट चालू करोगे, जबकि आपके पास वजह नहीं थी कोई चैनल की भी मुझे देखनी है। आपका मोबाइल फोन है, होम स्क्रीन है, सामने इंस्टाग्राम होगा, बिना वजह चालू होगा, जबकि मालूम नहीं करना क्या है। एक रिसर्च ये कहता है कि इंस्टाग्राम को होम पेज से अगर अंदर डाल दिया या कोई भी सोशल मीडिया के ऐप को अंदर डाल दिया तो वो 50% यूज कम हो जाता है, बट जो सामने है उसके प्रति आप आकर्षित होते हैं। तो अब डिसाइड करो सामने रखना क्या है। अपने गोल्स को रखो सामने, जो लाइफ में बनना है उसको सामने रखो, और दिन में 3 बार एटलीस्ट अपने गोल्स को पढ़ना शुरू करो। सुबह उठ के अपने गोल्स को पढ़ना है, दोपहर में गोल्स को पढ़ना है, रात को सोने जाने से पहले पढ़ना है। बिकॉज हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ते रहने से हम फोकस्ड रहेंगे, हमें याद आते रहेगा कि एक्चुअली हमें करना क्या है। अब इसका एक सिंपल फॉर्मूला देता हूं। मैनिफेस्टेशन का फॉर्मूला, थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। जब आपके विचार कोई एक चीज पे फोकस्ड है, जब आपकी भावनाएं पॉजिटिव है उसको लेके, और जब आप उसके लिए एक्शन लेने के लिए तैयार है, तो मैनिफेस्टेशन वर्क करेगा। अमेजिंग। सो यस, मैनिफेस्टेशन का आपने ये बहुत अच्छा तरीका तो बता दिया। गोल सेटिंग होना चाहिए, फिर आपको सामने रखना चाहिए। लेकिन क्या आज आई एम वेरी श्योर कि जितने भी लोग देख रहे हैं उनको एक क्वेश्चन मार्क तो हमेशा होगा कि क्या सच में सोचने से चीज़ें मिलती हैं? क्योंकि कुछ तो साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए ना कि कैसे ऐसे होता है कि आप पूरा दिन किसी के बारे में सोचते रहो और वो आपको मिल जाए। सिर्फ सोचने से नहीं मिलती है। थॉट्स प्लस इमोशंस प्लस एक्शंस इज इक्वल टू मैनिफेस्टेशन। लेकिन दिक्कत कहां पर है? हमें एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। रिसर्च ये कहता है कि इसमें से 80% विचार नेगेटिव है और 95% विचार रेपिटेटिव है। माने कल जो सोचा 95% आज हम सेम सोच रहे हैं, आज जो सोचा आने वाले कल में 95% हम सेम सोच रहे हैं। तो अब आप ये इमेजिन करो कि 80% नेगेटिव है, 95% रिपीट हो रहा है, ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन है। और फिर अगर कोई आके मुझे ये कहे, सर मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मानता ही नहीं हूं, मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम ही नहीं करता क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, तो मैं उससे कहूंगा भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी जिंदगी में परफेक्टली काम कर रहा है। क्योंकि अगर 80% नेगेटिव विचार है, 95% रिपीट हो रहे हैं, तो आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। प्रॉब्लम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं है, प्रॉब्लम आपके खुद के विचारों का है। जब आप गलत चीजों के बारे में सोच रहे हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। सेकंड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता है लोगों की जिंदगी में? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि अगर आपने कभी गूगल मैप्स यूज किया है, सबने किया होगा कभी ना कभी। यस। गूगल में दिखा रहा है 2 किलोमीटर सीधा सीधा जाना है, आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। अब करना क्या था? सीधा सीधा चलना था ना 2 किलोमीटर, लेकिन आदमी चल नहीं पाता। कुछ लोग बिना वजह लेफ्ट मुड़ जाते हैं, राइट मुड़ जाते हैं, कोई यू टर्न ले रहे, कोई वापस लेफ्ट ले रहे। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर हमने गोल सेट किया, 6 महीना सीधा सीधा चलते होते, 1 साल उसके ऊपर काम कर लिया होता, फोकस्ड रहते, वो गोल अचीव हो जाता। लेकिन हम मुड़ने लगते हैं,
फिल्म देखी, नहीं यार मुझे तो है ना रणवीर सिंह की तरह फिल्म, नहीं यार मुझे तो विकी कौशल की तरह अब ये एक्टिंग में जाना है। और उसके बाद विराट कोहली को कोई दिन देखा, नहीं मैं तो इंडिया के लिए क्रिकेट खेलूंगा, उसके लिए सेंचुरी बनाऊंगा, इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगा। आपके गोल ही तो शिफ्ट हो रहे हैं, आपका फोकस शिफ्ट हो रहा है। थोड़े लाइफ में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, भगवान इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है, थोड़ा उठा ले। अभी आप उठाने के लिए कह रहे हैं तो वो कोई बीमारी देना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको भी तो प्लानिंग बनाना है, ऐसे नहीं उठा सकते। करेक्ट। अभी वो कुछ बीमारी देंगे हेल्थ, अब आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बचा लीजिए, आप भी कंफ्यूज्ड है, उसको भी कंफ्यूज कर रहे हैं। सो पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि जहां पर भी उनका फोकस जा रहा है वहीं पर उनके विचार हैं, और वही चीज मैनिफेस्ट हो रही है। तो ये पॉसिबल है, लेकिन अगर किसी को लग रहा है कि मेरी लाइफ में वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका एक ही रीजन है, क्योंकि आप कभी फोकस्ड हुए ही नहीं है। यू नो, इफ यू थिंक, हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान है, मैं कहता हूं नहीं, सचिन तेंदुलकर ने 35 साल क्रिकेट को दिए हैं। हम कहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ स्टार, नहीं, उन्होंने 35 साल फुटबॉल को दिए हैं। हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चाय वाले थे और अभी प्रधानमंत्री बन गए, भाई उन्होंने सेवा को, सोशल सर्विस को आरएसएस से शुरू करते हुए और जब तक पॉलिटिक्स में आए अपने जीवन के 50 साल दे दिए हैं। क्या आप कोई एक क्षेत्र को और कोई एक गोल को अपने जीवन के साल, 2 साल, 5 साल देने के लिए तैयार है? इफ यस, तो रिजल्ट मिलेगा। ये 100% मैं आपकी बात से अग्री करूंगा कि अगर मैं कोई एक चीज़ के ऊपर फोकस करके कॉन्स्टेंटली रहूं तो मुझे रिजल्ट तो मिलेगा। लेकिन जैसे हमने पहले बात की, नेगेटिव थॉट्स आते हैं और नेगेटिव थॉट्स ही मैनिफेस्ट करते हैं। ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता ना, मतलब नेगेटिव थॉट्स को मैं कैसे कंट्रोल करूं, कैसे मैं बंद करूं? सबसे पहले आपको समझना है कि हमारा माइंड एक कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। सुबह उठ के न्यूज़पेपर से शुरुआत करते हैं, 80% नेगेटिव न्यूज़ पढ़ते हैं। आजू बाजू जितने लोग हैं वो लोग नेगेटिव बातें करते हैं। शाम को आके टीवी चालू करते हैं, उसमें भी वो वेब सीरीज और वो फिल्में देख रहे जिसमें नया टेंशन ले रहे कि आज उसका खून किया किसने। अब जब कचरा ही डालते रहोगे तो नेगेटिव विचार तो आएंगे ही आएंगे। इट्स लाइक अ कंप्यूटर। तो अपने इनपुट बदलो आउटपुट बदलने के लिए। आउटपुट नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इनपुट नेगेटिव है। जब आप अपनी लाइफ में लेट्स से इनपुट में मेडिटेशन शुरू करते हैं, इनपुट में पॉजिटिव रीडिंग शुरू करते हैं, इनपुट में अच्छे पॉजिटिव पॉडकास्ट सुनते हैं, इनपुट में कोई अच्छे संत महात्माओं को पॉजिटिव बातें सुनना शुरू करते हैं, 6 महीने तक आप ये करके देखो, आपके विचारों में बदलाव आएगा ही आएगा। इट इज जस्ट इनपुट एंड आउटपुट। और उसके बाद भी कभी कभार ओकेशनली कोई नेगेटिव विचार आ भी जाए, होता है, रैंडमली हो सकता है। मैं आज गाड़ी में बैठा और एक रैंडम थॉट आ गया, यार मेरा एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा, और या कुछ ऐसा माइंड में विजुअल आ गया, कुछ नहीं करना, मन में कहना है कैंसल कैंसल। अच्छा। और उसकी जगह पर 2 पॉजिटिव सजेशन दे दो। पॉजिटिव क्या होगा? मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, दैट्स इट। नेगेटिव विचार आ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू कैन एनी टाइम कैंसल इट। उसकी अवेयरनेस अपने अंदर क्रिएट करो कि अंदर हो क्या रहा है, और आप उसे ओवरराइड कर सकते हैं। ओह, अमेजिंग अमेजिंग टेक्निक। नेगेटिव थॉट आया, अगर समझो नेगेटिव मैंने बोल दिया, तो सीधा मेरे सेकंड थॉट आना चाहिए कैंसिल कैंसिल। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपने दे दिया। इवन मुझे आपका एक और फॉर्मूला मुझे अच्छा लगा, जब भी CYL में आया था आपके प्रोग्राम में, आपने एक चार्ट बना के दिया था जिसमें लिखा था तथास्तु। और ये हमेशा होता है मेरे साथ। मतलब अगर समझो हम बिजनेस में बैठते हैं, कोई ना कोई सामने मिलते रहता है, अगर कोई नेगेटिव चीज़ आती है तो हम फिर नेगेटिव ही बोलते हैं, अरे यार सेल्स इतना नहीं हो रहा है, अरे यार बिजनेस ऐसा हो रहा है, अरे यार इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। तो हमेशा वो नेगेटिव थॉट्स ही चलते रहते थे। जब से आपका वो चार्ट लगाया है, कॉन्शियसली मैं अवेयर हो गया हूँ कि हाँ यार तथास्तु हो रहा है। मतलब बहुत अच्छी टेक्निक आपने सच में वो इम्प्लीमेंट कर दिया है। तथास्तु का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल है कि हम जितनी प्रार्थनाएं करते हैं, ऐसा समझो कि वो एक ईमेल है जो यूनिवर्स को भेज रहे हैं, और यूनिवर्स के पास एक ऑटो रिस्पॉन्डेंट है, और उसमें क्या आता है पता है? तथास्तु। माने आपने अपने विचार, अपनी भावनाओं के माध्यम से जो भी मैसेज भेजा है, उसके ऊपर बस टू बी ग्रांटेड ही हो रहा है, करेक्ट, नथिंग एल्स। नाउ यू डिसाइड दैट एवरी सेकंड आपको वो तथास्तु किस पर कराना है। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब नेगेटिव सोचते रहोगे तो उस पर नेगेटिव होता रहेगा, उस पर तथास्तु होते रहेगा। तो सर मुझे ये बताइए, अब तक अपने हज़ारों लाखों लोगों को ये मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आप आगे लेके गए हो, क्या क्या ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आम जनता में लोग करते हैं मैनिफेस्टेशन को लेके, जिसके कारण उनका मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करता है?
सबसे पहली गलती, गोल सेट ना करना, लिखना नहीं और उसे सामने ना रखना। बड़े से बड़े दिग्गजों को मैं मिला हूं, सभी ने, जिसने भी सुपर अचीवमेंट किए हैं ना, उन्होंने हमेशा अपने गोल्स को सामने रखा हुआ है और तभी वो आपकी प्रायोरिटी बनेगी। नंबर 2, दूसरी गलती यह है कि जो गोल सेट किया है आपने, आप उसको पिक्चर्स के फॉर्मेट में अपने सामने नहीं रखते। यानी कि हमारा सबकॉन्शियस पिक्चर्स की भाषा समझता है। अब अगर मेरा सपना है कि मुझे कोई गाड़ी खरीदनी है, तो आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मैं था 16 साल का जब पहली बार ताजमहल होटल मुंबई में मैं किसी की बैग पकड़ करके आया उस प्रोग्राम में, जहां पर मेरे एक सर का प्रोग्राम है, मैं तो असिस्टेंट के रूप में आया। तब मेरे पास मुंबई की डोरमेट्री में रहने का पैसा नहीं था और मैंने वहां टैक्सी के रूप में मर्सिडीज को लाइफ में पहली बार देखा, आज से 21 साल पहले। और जब वो गाड़ी को मैंने देखा, मैंने बस ऐसे ही गोल सेट कर लिया कि यार मैं ये गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। मैं वापस आया, मैंने गोल चार्ट में मर्सिडीज का फोटो लगा दिया और वो फोटो को आंखें बंद करके हर दिन मैं विजुलाइज करना शुरू किया कि ये गाड़ी मैं खरीद चुका हूं। करेक्ट। अब विजुलाइजेशन से एक स्टेप आगे मैं आपको लेकर चलता, और वो है एक्चुअलाइजेशन। उसमें मैं जब 18 साल का हुआ, आई वॉज वेटिंग कि कब मुझे मौका मिले कि मैं उसका टेस्ट ड्राइव करूं। तो मैं टेस्ट ड्राइव करने के लिए गया, लेकिन जब मैं वहां पर गया तो सामने एक सेल्समैन, वो पूछते हैं, भाई मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा वन चेकआउट अ मर्सिडीज। उन्होंने कहा कि बट कौन सा मॉडल। अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें कोई मॉडल वॉडल भी होते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास कौन सा मॉडल अवेलेबल है। तो वो कहता है सी क्लास, ई क्लास, एस क्लास। मुझे कुछ भी समझ नहीं पड़ा। मैं मन में सोच रहा हूँ CES, एस मतलब स्नेह, हाँ एस क्लास। और जब उसने एस क्लास सुना, उस ऊपर से नीचे तक मुझे देखता है, और वो जिस तरह से देखा मुझे पता चल गया मैंने कुछ तो गलती करी है। और तब एस क्लास उस ज़माने में 80 लाख की आती थी। उस शाम को मेरे को बुखार चढ़ गया था, क्योंकि तब मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी महंगी कोई गाड़ी हो सकती है। लेकिन जब मैं वहाँ से वापस आया, बिकॉज टेस्ट ड्राइव तो हो नहीं पाई, वापस आने पर मैंने, मेरे फादर का एक पुराना बाइक मेरे को मिला था आने जाने के लिए, उसके ऊपर मर्सिडीज़ का स्टिकर लगा दिया था, वो स्टार वाला। और मैं हमेशा घर पे बोलता था, मम्मी इस दोस्त को मिलने जा रहा हूँ, मर्सिडीज़ लेके जा रहा हूँ। और मेरे दोस्त लोगों को अगर मेरे पीछे बैठना है, कहीं चाहिए जाना है, लिफ्ट लेनी है, तो उनको बोलना पड़ेगा, स्नेह तेरी मर्सिडीज़ पे यहाँ तक छोड़ दे। तो वो मेरा एक्चुअलाइजेशन प्रोसेस था कि एज इफ मैं ये मान के जी रहा हूँ कि वो मर्सिडीज़ मेरी ज़िंदगी में आ चुकी है। और अब मुझे टेस्ट ड्राइव का मौका मिला उसके 6 महीने के बाद, जब मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ गया। इस बार अपने एक दोस्त को साथ लेकर गया जो थोड़ा अमीर दिखता था। और जब मैं अब टेस्ट ड्राइव के लिए गया तो मेरे दोस्त को मैंने ड्राइविंग सीट पर बैठाया, मैं बाजू में बैठा, और वो ड्राइविंग कर रहा है और मैं आंखें बंद करके फील कर रहा हूँ कि मैं अपनी मर्सिडीज़ में बैठा हूँ, मैं अपने ऑफिस से घर पे जा रहा हूँ और मेरा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। एंड इट हैपेंड सो कि इस किस्से के कुछ ही महीनों के अंदर, जब मैं 19 साल का था, तब मैंने अपनी पहली मर्सिडीज़ खरीदी। अब लोग कहेंगे कि ये किस्मत है, किस्मत नहीं है। बेस्ट पार्ट ये था कि जब से मर्सिडीज़ मेरी फोकस में आ गया ना, तब से होने ये लगा था कि मेरी काम करने की स्पीड भी बढ़ चुके थे। करेक्ट। सच ये है कि अगर आपको सड़क के ऊपर 2 किस्म के लोग नजर आएंगे, एक जो एकदम आराम से चल रहा है, आप उनको जाके पूछो, भाई साहब किधर जा रहे हो, बोले नहीं बस ऐसे ही, कहीं नहीं जाना, टहलने निकलो। और दूसरा आदमी थोड़ा फास्ट चल रहा होगा, आप उसको पूछ कर देखो भाई साहब किधर जाना है, वो कहेगा यार इधर पहुंचना है इस टाइम से पहले, वरना मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मेरी स्पीड अपने आप बढ़ गई जब मैंने गोल सेट किया और अपने से बड़ा सोचना शुरू किया। और वो जो स्पीड बढ़ी तो मैंने कुछ शॉर्ट टाइम के अंदर वो पैसा कमाना शुरू किया। करेक्ट। यहां पर मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है। ग्रैंड कार्डोन कहते हैं कि आपका गोल जो है ना 10 गुना बड़ा सेट कर दो, आपको जो चाहिए उससे भी 10 गुना बड़ा, और फिर 10 गुना ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। हमें जो लग रहा है भाई अपना बेस्ट दे रहे, सच ये है कि अभी तक हमने अपना बेस्ट दूर दूर तक देखा ही नहीं है। तो यहां पर जो आपने पूछा कि क्या लोग गलती करते हैं, तो ये था कि भाई विजन बोर्ड नहीं बनाते, उसके पिक्चर्स नहीं लगाते। पिक्चर्स आपको इंस्पायर करते हैं। 1 फोटो इज इक्विवेलेंट टू 1000 वर्ड्स। तो पिक्चर्स आपका सबकॉन्शियस समझेगा, उसको तब जाके आप इंप्लीमेंट करोगे। अब तीसरी गलती जो लोग मैनिफेस्टेशन में करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि मैं सोचने शुरू कर दूंगा, बोलना शुरू कर दूंगा तो अट्रैक्शन हो जाएगा। बट अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता जब तक आप अपनी डिजर्विंगनेस को ना बढ़ाएं। मतलब क्या है, देखो
अगर बारिश हो रही है, अलग अलग कंटेनर्स आपने रखे हैं, पतीले रखे हुए हैं सारे, तो किसके अंदर कितना पानी जाएगा वो किस पे डिपेंड करता है? उसमें बारिश की तो कोई गलती नहीं, तो आई बादलों की कोई गलती नहीं, ऊपर वाले की कोई गलती नहीं। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका जो पतीला है उसका ओपनिंग कितना बड़ा है। करेक्ट। अभी कुछ पतीले तो उल्टे रखे हुए होते हैं और शिकायत करते हैं कि मेरी किस्मत खराब है। तो डिजर्विंगनेस का क्या मतलब है? मेरे पास एक इंसान आता है, आके कहता है सर मुझे ना एक लाइफ पार्टनर चाहिए, क्या आपके पास कोई टेक्निक है बीवी खोजने की? मैंने कहा हाँ है, बट मुझे आप ये पहले बताओ कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो मुझे वो कहता है सर देखो मुझे ना सीधी सादी सरल सिंपल स्पिरिचुअल बीवी चाहिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने उससे सवाल पूछा, आप मेरे को बताओ क्या आप एक सीधे सादे अरे। सरल सिंपल स्पिरिचुअल इंसान हो? नहीं। अब हमें ये लगता है कि हम कुछ भी हो सकते हैं, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करना चाहिए, तो दैट डजंट वर्क। ट्रू। यू नो आइंस्टाइन ने कहा है दैट मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रियलिटी यू वांट एंड यू कैन नॉट हेल्प बट गेट दैट रियलिटी। मतलब कि बाहर के दुनिया में जो भी चाहिए उस फ्रीक्वेंसी को पहले अपने अंदर क्रिएट करना पड़ता है और फिर बाहर की दुनिया में आप वो क्रिएट कर पाएंगे। करेक्ट। तो हमें पहले वो इंसान बनना पड़ेगा। एग्जाम्पल, किसी का 25,000 का नौकरी है, वो सोचता है कब मेरी किस्मत बदलेगी, कब वो नक्षत्र बदलेंगे मेरे, कब मेरी कुंडली में लिखा होगा कि मेरा प्रमोशन होगा और मैं 50,000 वाला मैनेजर बनूंगा। मैं उस इंसान से कहना चाहता हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप आज ये मानकर काम करना शुरू कर दो कि मैं मैनेजर बन चुका हूं, और अगर मेरे को 50,000 मिल रहे होते तो इस ऑफिस में मेरा परफॉर्मेंस कैसा होता। और जब वो मैं मानकर परफॉर्म करूंगा ना, तो मैनेजर बहुत जल्दी में बनने ही वाला हूं ऑटोमेटिकली। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। बहुत सारी अच्छी गलतियां हैं जो, मतलब अच्छी नहीं बोल सकते, गलतियां हैं लेकिन जो नज़रअंदाज हो रही थी। शायद मैं भी एक दो उसमें से कर रहा था, लेकिन अभी आज मुझे पता चल गया कि करना चाहिए, लाइक यू नो। और एक चीज़ आपने बहुत अच्छी बता दी कि आपने जाके वो एक्चुअलाइजेशन किया। लोगों को जस्ट इमेजिन करना हो कि भाई मुझे ऐसा घर चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, नहीं, मतलब ठीक है वो विजुअलाइज में हो सकता है कि आपको कुछ बाधाएं आए, नहीं इमेजिन कर पाओगे। तो आपने जैसे बताया कि टेस्ट ड्राइव ले लो, अगर आपको कोई घर चाहिए, कोई बंगला चाहिए, अब वहाँ पर जाके विजिट कर लो, देखो, रियल एस्टेट एजेंट को बोलो खरीदना है मुझे, देखो, फील करो वहाँ पर लेदर कैसा है, वहाँ पर कलर कैसा है। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में वो सारी चीज़ें आ जाती है। मैंने अपना घर एग्जैक्टली इसी तरह से मैनिफेस्ट किया था। मैं जिस जगह को देखने को गया तो वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है अभी जहाँ पर मैं रहता हूँ, लेकिन तब मेरे पास पैसा छोड़ो उसका टोकन अमाउंट नहीं था। मैंने किया कुछ ऐसा कि मैं उस ऑफिस में गया, मैंने पूरा घर देखा, उसके बाद दूसरे दिन एक दोस्त को फ़ोन किया। मैंने कहा यार कहाँ पर है? बोले इसने ये कर रहा हूँ, सब छोड़ जल्दी आ जा। वो आया मेरे घर, मैं उसको उधर लेके गया, मैंने चाबी ली और अंदर घर खोल के दिखाना शुरू किया कि देखिए यार, इधर अपना लिविंग रूम होगा, इधर बड़ा टीवी लगने वाला है, इधर ये पेंटिंग आने वाला है, ये मेरा किचन है, इधर ऐसा डाइनिंग टेबल होगा, यहाँ पर ये मेरा बेडरूम है, ये कलर का वॉलपेपर आने वाला है। सारा देखने के बाद वो मेरे को पूछ रहा है तू ये सब क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दोस्त लोगों को तो अपनी सिचुएशन मालूम रहती है। करेक्ट। मैंने कहा क्योंकि खरीद लिया है। बोले क्या बात कर रहा है यार, कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा देख अभी तुझे बताया है, किसी और को नहीं बताया। तू किसी को मत बताना, ये तो तू मेरा खास है इसीलिए तुझे बता रहा हूँ। करेक्ट। ऐसा करके वहाँ से मैं निकला बाहर। तीसरे दिन वापस कोई दूसरा, चौथा, 10 दिनों तक मैं 10 दोस्तों को बुला के इसी तरह से अपने पूरे घर को एक्चुअलाइज किया हो कि ये मेरा घर है और एग्जैक्टली मेरे को चाहिए वैसा मैंने बना लिया है। अब वो ऑफिस वाला जो है ना बिल्डर, वो लोग हैरान परेशान, ये खुद खरीदने आया, एजेंट वेजेंट है, 10 लोगों को दिखा रहा है, कर क्या रहा है। बट दैट्स हाउ आई मैनिफेस्टेड माई ड्रीम हाउस। उसके बाद मैंने वैसा कमाया, वैसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आई, सारे रास्ते खुलते गए और आज वो 60,000 स्क्वायर फीट के घर में मैं रह रहा हूँ। अमेजिंग। सो सर 2 टेक्निक मुझे आपसे सीखने मिली। सबसे पहले तो मर्सिडीज़ में जाके टेस्ट ड्राइव लो, मर्सिडीज़ को आप विजुअलाइज एक्चुअलाइज कर पाओगे। दूसरा आपने बताया जैसे आपने घर में आपने डिटेल से डिटेल चीज़ बताई कि यहाँ पर ये कलर की विंडो रहेगी, ये कलर का सोफ़ा रहेगा, ऐसा बेड रहेगा, ऐसा सब कुछ रहेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल्स दिखने में लग रहा है कि हाँ यार ऐसा मेरा घर होना चाहिए। ऐसी और कौन सी टेक्निक्स है जो लोगों को यूज़ करनी चाहिए जिससे मैनिफेस्टेशन असर करना चालू करें? एक बहुत पावरफुल टेक्निक है
जब हम लोगों से कहते हैं ना पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बिलीव करो, वो क्यों नहीं कर पाते पता है? क्योंकि वो एक करंट रियलिटी में फंसे हुए हैं। मतलब मैं रहता हूं 2 रूम के घर में या चॉल में, और अब बोले आप कह रहे हैं कि मेरे को महल विजुलाइज करना है, मेरे को मेरा डुप्लेक्स विजुलाइज करना है। कैसे करूं यार? इधर साला सुबह पानी नहीं मिल रहा, करेक्ट। और आप कह रहे हैं मैं BMW में घूम रहा हूं। कैसे पॉसिबल है? इशू ये है कि आप 2 मिनट 5 मिनट आंखें बंद करके सोच भी लोगे ना, तो भी 23 घंटे 55 मिनट का अपना सच बहुत खराब है, और इसलिए पॉजिटिव सोच नहीं पाते, और इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता लोगों की लाइफ में। तो आज मैं आपको उसका सोल्यूशन देता हूं। जब अपने 2 रूम के घर में भी आप किसी को बुलाओ ना, तो ये कह के बुलाओ कि आइए मेरे महल में। अपने ल्यूना या स्कूटी पे भी किसी को लेके जाओ ना, तो आपका जो भी ड्रीम है उसको उसी तरह से बैठाओ, आजा मेरी फरारी पे बैठ। स्टार्ट बिलीविंग। इसे कहते हैं फेक इट बिफोर यू मेक इट। अब यहां पर लोग आपको पागल कहने वाले। मेरे दोस्त लोग मेरे को पागल बोलते थे मेरी पीठ पीछे, जब वो मर्सिडीज वाला 2 व्हीलर में चलाता था, लेकिन मैं उसे पर्सनली नहीं लेता था, मुझे इंसल्टिंग नहीं लगता था, क्योंकि जब वो पागल कहते थे तब मुझे ये लगता था कि ये तो मेरी तारीफ कर रहे हैं। करेक्ट। क्योंकि समझदार इंसान वही कर सकता है जो संभव है, पागल ही असंभव को संभव कर सकता है। और इसलिए अगर कोई आपको पागल कह दे उसकी चिंता मत करो, बट पहले तो ये करंट रियलिटी में जिधर फंसे हुए हो वहां पर अपनी बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा। दैट्स नंबर 1। सो एक पावरफुल टेक्निक है। आप एक A4 साइज का पेज ले लीजिए, उसे बीच में से फोल्ड कर दीजिए। अब आपको लेफ्ट साइड पे जगह मिलेगी, राइट साइड पे जगह मिलेगी। लेफ्ट साइड पे आप टाइटल दे दो कि मुझे क्या पसंद नहीं है, मुझे क्या नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में, और राइट साइड पे टाइटल दे दो कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई वांट इन माय लाइफ। अब लेफ्ट साइड के ऊपर नॉर्मल आदमी क्या लिखेगा, जो अभी की उसकी हकीकत है। मेरा 2 रूम का घर, हम लोग 6 लोग रहते हैं, अनकंफर्टेबल है, स्पेस नहीं है, वगैरह वगैरह। अब राइट साइड पे क्या चाहिए वो लिखो। करेक्ट। मेरा 4 बेडरूम का बढ़िया सा अपार्टमेंट मुंबई के इस एरिया में या दिल्ली के उस एरिया में। लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे मेरा छोटा सा 2 व्हीलर या छोटी सी गाड़ी। राइट साइड पे आप लिखोगे मेरा ये ड्रीम कार जो मैं खरीदना चाहता हूँ। लेफ्ट साइड पे आप लिखने वाले हैं मेरी ये कमर की तकलीफ है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स। राइट साइड पे आप लिखोगे मैं बिल्कुल फिट हूँ, दौड़ रहा हूँ। राइट में भी लेफ्ट साइड पे आप लिखोगे कि मेरी ये छोटी सी नौकरी 25,000 की जो मेरे को पसंद नहीं। राइट साइड पे आप लिखोगे मेरा साल का 10 करोड़ का बिजनेस है। अभी क्या करना है, इस पेपर को एक चार्ट बना के सामने लगा दो और लेफ्ट साइड वाले को क्रॉस कर दो, कट कर दो। वो आपकी आज की हकीकतें है सारी, लेकिन वो आज की हकीकतों पर आप ध्यान नहीं देना है। आपको राइट साइड पे जो उसके सोल्यूशन लिखे, जो आपका फ्यूचर, जो आपके गोल्स हैं, उसको हर दिन पढ़ना शुरू कर देना है। एंड दिस कैन बिकम अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक जो आपको करंट रियलिटी ट्रैप से बाहर निकालने वाला है। और मैं खुद इस टेक्निक को यूज कर चुका हूं, क्योंकि मैंने भी कभी किराए के मकान में रहकर देखा है, गरीबी का सामना किया, और उसी तरह से मैं बाहर आया हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना फोकस शिफ्ट किया है। अमेजिंग अमेजिंग। नहीं, ये टेक्निक्स तो बहुत अच्छी काम की है। ये लेफ्ट साइड राइट साइड वाला तो पर्सनली मतलब मैं चाहता हूँ कि हम सभी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये सच में काम लगेगा। क्योंकि सामने मुझे रियलिटी दिखेगा कि हाँ यार ये मैं हूँ, जो मैं मान चुका हूँ। क्योंकि वो मुझे बाद में जाके वो गिल्ट फील नहीं होगा कि यार मैं लिख तो रहा हूँ कि बंगला चाहिए, लेकिन है तो 1 BHK का या 1 छोटा सा घर। सो अमेजिंग टेक्निक। विरल भाई, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हाँ, और जहाँ फोकस करोगे वही बढ़ जाएगा। यस। अमेजिंग। तो सर ये मैनिफेस्टेशन क्या हर किसी के लिए काम करता है, या स्पेसिफिक कोई कैटेगरी के लोग रहेंगे कि इनके लिए ही काम करते हैं? अगर कोई इंसान 10वीं मंजिल से कूदे तो क्या ऊपर वाला देखने को आता है कि अच्छा इंसान है, बुरा इंसान है, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, गांव का रहने वाला, शहर का रहने वाला, छोटा बच्चा है? कुछ नहीं। सीनियर सिटीजन कूदेंगे थोड़ी डिस्काउंट में गिरने वाले हैं। तो जैसे ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण एक नेचर का लॉ है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक यूनिवर्सल लॉ है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअली कुछ भी नहीं है, बट वी ह्यूमन बीइंग्स आर नथिंग बट अ चैनल ऑफ एनर्जी। जैसे हमारे मोबाइल फोन के अंदर एक रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। वो एनर्जी रिसीव करता है और एनर्जी दे सकता है, यानी कि मैसेज भेजता है, मैसेज लेता है। तो ये जो मोबाइल फोन बना है ना, वो इंसान के दिमाग ने बनाया है, और वो भी 2% यूज करके बनाया। अभी आप इमेजिन करो कि अगर ये क्रिएटर है इस मोबाइल फोन का, और आज पूरी दुनिया उससे कनेक्टेड है, तो ये कितना पावरफुल है। अभी तो उसको 98% यूज ही नहीं किया है। करेक्ट। तो ये सच है कि हमारा माइंड और हमारी सिस्टम भी वैसे ही डिजाइन हुई है कि हम भी एनर्जी दे सकते हैं और एनर्जी रिसीव कर सकते हैं। तो एवरी मोमेंट आप जब कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं,
आप वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं। ये वाइब्रेशंस दिखाई नहीं देते। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ है कि फोन यहाँ पर आपके हाथ में और आप देख रहे हैं कॉल आ रहा है, कॉल आ रहा है, आ गया, ऐसे कभी नहीं होता है। यू कैन नॉट सी दैट। और जो आपकी आंखें देख नहीं सकती उसका मतलब ये नहीं वो मौजूद नहीं है। वाईफाई को नहीं देख सकते उसका मतलब नहीं वो मौजूद नहीं है। तो आपके अंदर एनर्जी है, वो एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट आपको दिखाई ना पड़े मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद नहीं है, वो मौजूद है। एवरी सेकंड जाने अनजाने में भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर ही रहे हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। सर बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन शिद्दत से मेंटेन करते हैं, मतलब कुछ कुछ टेक्निक होती है, वो 5/55 × 5 या 369 या क्या क्या मेथड वो लोग यूज़ करते रहते हैं, लेकिन फिर 1 महीने 2 महीने के बाद में जब भी मैं उनको पूछता हूँ कि क्या हुआ टेक्निक, मतलब कुछ काम कर रहा है, तो बोलते कि अरे नहीं यार ये मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, वो मेरे किस्मत में नहीं लिखा है, या कोई कोई उनको दिमाग में डाल देते कि भाई तूने कुछ बुरे कर्म किए रहेंगे शायद इसके वजह से। तो क्या सच में कुछ किस्मत या कर्म या ऐसी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? सबसे पहली बात कि नसीब या किस्मत जैसा कुछ भी नहीं है, ये हमारा सिर्फ एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है। जब आपने कहा कि भाई 55/5 टेक्निक ये वो काम करता नहीं करता, महीने के बाद तो थक गया, प्रॉब्लम टेक्निक का नहीं था, प्रॉब्लम उसका थकने का था। एक्चुअली टेक्निक्स यूनिवर्सल होती है, बट जब आप कोई टेक्निक यूज़ करना शुरू करते हैं तो आपका सबका लेवल अलग अलग है। आज मैंने मर्सिडीज़ का गोल सेट किया, तो हो सकता है कि मैं ऑलरेडी होंडा सिटी पे हूँ और मैंने मर्सिडीज़ का गोल सेट किया। करेक्ट। और किसी ने साइकिल के ऊपर है और मर्सिडीज़ का गोल सेट किया, तो क्या दोनों को सेम टाइम में रिजल्ट मिलेंगे? कभी भी पॉसिबल नहीं। तो वीरल भाई समझना ये है कि गोल अचीव नहीं हो रहे या गोल इम्पॉसिबल है ना, उसका टाइमलाइन गलत है। यानी कि मर्सिडीज सभी अचीव कर सकते हैं, 100 करोड़ तक भी सभी पहुंच सकते हैं, बट अगर आप ये चाहोगे कि 1 साल में मैं 100 करोड़ पहुंच जाऊं, तो वो दिक्कत है। आप 50 करोड़ पे हैं, आप 1 साल का गोल सेट करो, पहुंच सकते हो, बट अभी आपने पहला ₹1,00,000 नहीं कमाया और आप कह रहे हैं कि 1 साल में मुझे 100 करोड़ जाना है। ये सच है कि आपकी लाइफ में वो 1 साल आएगा जिसमें आप 100 करोड़ कमाओगे, बट कभी कभार उसके लिए आगे 20 साल देने पड़ते हैं, जिससे वो 1 साल आता है जिसमें आप 100 करोड़ कमाते हैं। 100 करोड़ कमाएंगे। तो अगर आप वो पुरुषार्थ के लिए तैयार नहीं है, फिर आप एक्सक्यूज देने वाले हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि इन हाथों की लकीरों पर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। 3 बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने मुझे 16 साल की उम्र पे ये कहा था मेरी कुंडली देख के कि ये बच्चा जिंदगी में भी कभी सफल नहीं हो पाएगा। तो मैं ये जानता हूं कि अगर आप पुरुषार्थ करने के लिए तैयार हैं, तो आपका जो प्रारब्ध है, किस्मत नहीं, प्रारब्ध, करेक्ट। उसमें 2 चीजें हैं, एक पुरुषार्थ यानी कि आपकी मेहनत, और दूसरा आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी। अगर ये 2 चीजों का आप कंबाइन करोगे ना, आपके अंदर हिम्मत है कुछ नया करने की, आप मेहनत करने के लिए तैयार है, आप उसे वक्त दो, इट विल टेक टाइम, क्योंकि कभी कभार हमारा डिजर्विंगनेस भी तो क्रिएट करना अभी तो बाकी है ना। हाँ करेक्ट। और वो होगा, जितना वेट करना पड़ेगा ना उतना कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ होगा। अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर कुछ कुछ चीज़ें रहती है जो मैनिफेस्टेशन में हमें रोकती है, जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी भी होगी जो मुझे एज अ सपोर्ट करेगी कि मैंने जो मैनिफेस्ट किया है उसके लिए मैं तेज़ी से उसके तरफ आगे बढ़ूँ। तो वो क्या क्या चीज़ें होगी जो मुझे मैनिफेस्टेशन के साथ साथ करनी चाहिए रूटीन लाइफ में, जिससे मैंने जो मैनिफेस्ट किया है वो हो सकता है जल्दी मुझे मिल जाए? हम लोग लोअर फ्रीक्वेंसी में जी सकते हैं या हायर फ्रीक्वेंसी में जी सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी। हाँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लो एनर्जी में लेके जाती हैं और जो हमें मैनिफेस्टेशन के पावर को कम कराएगी और रिजल्ट को लेट कराएगी। जैसे कि नेगेटिव बातें करना, नेगेटिव लोगों के बीच रहना, क्रिटिसाइजिंग, गॉसिपिंग, बिना वजह मोबाइल इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर बाहर का जंक फूड खाते रहना जो हमारे बॉडी में एसिड क्रिएट कर रहा है, वो भी लो एनर्जी में हमें लेके जाएगा। या इंटरनेट के ऊपर के इवन फालतू वीडियोस देखते रहना, ग्लैमर भरे, एवरीथिंग इज़ लो एनर्जी। बट हाई फ्रीक्वेंसी में जब आप रहोगे ना तो मैनिफेस्टेशन फास्ट होता है। लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी में रहने के लिए क्या करना है? मेडिटेशन, फल आहार, रॉ फूड अपनाओ अपनी लाइफ में। करेक्ट। वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, फिजिकल बॉडी एक्टिव होने के लिए बना हुआ है। छोटे बच्चों के साथ रहना, क्योंकि छोटे बच्चे हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं। रीड करना,
कुछ नया लर्न करना। जितना इंसान इन चीज़ों के अंदर रहेगा, ये सारी चीज़ें कैटालिस्ट है, और सबसे पावरफुल कैटालिस्ट। खुश रहने का चुनाव करो। जब आप खुश रहते हैं तब आप पॉजिटिविटी का मैग्नेट बन जाते हैं। अब लोग कहते हैं सर बट मेरी ज़िंदगी में सफलता नहीं है, पैसा नहीं, रिश्ते नहीं, तंदुरुस्ती नहीं, मैं कैसे खुश हो जाऊं? और मैं कहता हूं भाई, आपको लगता है पैसा, सफलता, रिश्ते, तंदुरुस्ती आपको खुशी देगी? आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। खुश रहने से आपको सफलता, पैसा, रिश्ते और तंदुरुस्ती मिलती है, और ये प्रैक्टिकली प्रूव हो चुका है। आप खुश रहोगे तो आप अच्छा काम करोगे, अच्छा काम करोगे तो सफलता मिलेगी। आप खुश रहोगे तो आप सही डिसीजंस लोगे, सही डिसीजंस लोगे तो पैसा आने वाला है। करेक्ट। आप खुश रहोगे तो अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा व्यवहार करोगे तो रिश्ते तो अच्छे होने ही वाले हैं। आप खुश रहोगे तो आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे तो हेल्थ तो अच्छी होनी ही है। तो खुश रहना आपको पॉजिटिविटी का एक मैग्नेट बना देता है, और वो सबसे बड़ा कैटालिस्ट है मैनिफेस्टेशन का। अमेजिंग अमेजिंग। मतलब अगेन हम वो वापस कनेक्ट करें, ग्रैटिट्यूड करते रहो तो आप हैप्पी रहने के रीज़न ढूंढ पाओगे। तो ये ग्रैटिट्यूड का कितना बड़ा रोल रहता है मैनिफेस्टेशन के अंदर? ग्रैटिट्यूड जो है वो एक ऐसा मैजिकल फॉर्मूला है जो आपका फोकस लेके जाता है उन चीज़ों के ऊपर जो आपकी लाइफ में है। सपोज करते हैं कि मैं स्टेज पर हूँ, एक इंटरवल हुआ, ब्रेक पड़ा, मैं नीचे उतरा, ऑडियंस में से एक इंसान मेरे लिए पानी लेकर आता है, और मैं कहता हूँ यार थैंक यू सो मच, आप स्पेशली मेरे लिए पानी लेकर आए, मैं सोच रहा था इतनी भीड़ में पानी लेने कहाँ जाऊँ। Correct. अब ये बात 4-5 लोगों ने सुन लिया आजू बाजू, सेशन चालू हुआ, अगला ब्रेक हुआ। मुझे बताइए अगले ब्रेक में क्या होगा? 4-5 लोग जो सुन चुके थे ना, सभी पानी लेकर आएंगे, और कोई तो नाश्ता भी लेकर आएंगे कि सर आप इतने टाइम से भूखे भी होंगे, कुछ खा भी लीजिए। करेक्ट। अब ये जो था, मैं स्टेज पर हूँ और सामने ऑडियंस था, इसको शिफ्ट करो, ऑडियंस में अपने आप को रखो और वहाँ पे ऊपर वाले को रखो। और अब पता है क्या होने वाला है? जब आप ये कहना शुरू करोगे ना कि जो मिला है उसको अप्रिसिएशन दोगे ना, तो ज़्यादा मिलना शुरू होगा। लेकिन जो मिल रहा है उसकी शिकायत करोगे, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, मुझे ये क्यों दिक्कत आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर जो और आने वाला था ना, करेक्ट, वो भी रुक जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जब शांति दूत बन के गए ना, तो पांडवों को कोई चिंता ही नहीं थी कि वो हमारे लिए क्या लेकर आएंगे। उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डील होने जा रहा था उधर, कि युद्ध होगा नहीं होगा, हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितने गांव मिलेंगे, लेकिन वो कहीं इन्वॉल्व ही नहीं थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण पे छोड़ दिया था। उन्होंने ये कहा आप जो भी हमारे लिए लेकर आएंगे हम प्रसाद समझ के ले लेंगे। जब आप भी लाइफ में इस तरह से जीना शुरू करते हैं ना, कि जो मिला है उसको एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम मिला उसको एक्सेप्ट करो, रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो, ये सोचो, थैंक यू बोलो कि ये मुझे और ज़्यादा काबिल बना रहा है, फिर देखो कि और भी अच्छी चीज़ें मिलना शुरू होती ही जाएगी। ये कैसी बात है जब आपके पास आपका बच्चा आता है ये कहते हुए कि पापा मैं ना अब तो मैराथन दौड़ने वाला हूँ, आप मेरे को बस 15,000 के नाइक के जूते दिला दो। आप थोड़ी पहले दिन पे दिलाने वाले हैं, आप तो ऊपर से उसको चैलेंज देंगे, चल इतना करके दिखा, चल ये दौड़ के दिखा, चल 4 सीढ़ियाँ चढ़ के ये लेके आ। आप उसको चैलेंज देने वाले, तो आप ऊपर वाले को मांगो कि पहले दिन थोड़ी देने वाला है, पहले तो 4 चैलेंज देने वाला है। और अगर वो चैलेंज को स्वीकार पाओगे, फेस कर पाओगे, तो ही ग्रोथ कर पाओगे। आपने देखा होगा जब आप डाइट शुरू करते हैं ना, उसी दिन घर में आपकी फेवरेट डिश बनती है। हाँ, होता है। जिस दिन आप डिसाइड करते हैं कल सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करना है, उसी शाम को दोस्त लोग, रिश्तेदार घर आते हैं, लेट नाइट तक बैठे रहते हैं, सुबह उठने का प्लानिंग फेल कर देते हैं। करेक्ट। तो हम ऊपर वाले से जितना बड़ा गोल सेट करवाएंगे ना, उतना ही वो हमारा परीक्षा भी लेता है, टेस्ट भी लेता है, बट तभी भी ग्रेटफुल ही रहना है। और ग्रेटफुलनेस से वो चैलेंजेस तुरंत ही चले जाएंगे। करेक्ट। और अच्छी चीज़ें आने लगेंगी। और शायद इसीलिए आप अपने प्रोग्राम्स में बहुत बार कहते हो कि चाहो दिल से और मांगो विश्वास से। ये सच में ये प्रोग्राम, मतलब ये लाइन मुझे छू गई थी, और मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा और एलिब्रेट करके अगर आप बता सको कि क्यों, मतलब क्लैरिटी होना क्यों ज़रूरी है। आप कहोगे कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए, तो मैं कहूँगा कि क्या चाहिए, ट्रक चाहिए, टेम्पो चाहिए। तो बड़ी गाड़ी मतलब क्या? ये क्लैरिटी कि टयोटा करोला 4WD मॉडल, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, सिल्वर कलर, इसे कहते हैं क्लैरिटी। कभी कभार हमें क्या चाहिए उसके लिए अगर हम ही क्लियर नहीं है, तो ऊपर वाला तथास्तु किस पर करेगा? सही है।
तो जब वो क्लैरिटी मिल जाती है और जब कोई चीज़ को आप दिल से चाहते हैं, तो डायलॉग आपको याद ही होगा ओम शांति ओम का, कि जब कोई शिद्दत चीज़ से। को आप दिल से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स हमारे लिए काम करने के लिए तैयार है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमें चाहिए क्या, ये क्या? और वो चाहत सच्ची होनी चाहिए, पूरे शिद्दत के साथ होनी चाहिए, उसमें 1% का भी डाउट नहीं चाहिए। अभी आपने कोई बीज बोया और आप हर दिन खड्डा खोद के देखोगे कि वो कितना बड़ा हो रहा है, कितना बड़ा हो रहा है, तो कैसे वर्क करेगा? आप जब शिरडी जाते हैं तो साईं बाबा ने 2 शब्द बताए हैं, श्रद्धा, सबूरी। श्रद्धा माने विश्वास रखो, पेशेंस, सबूरी मतलब विश्वास, यानी कि सॉरी, सबूरी मतलब कि धीरज रखो। पेशेंस इज फेथ इन एक्शन। अमेजिंग, अमेजिंग सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बता दी कि क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, पता होना चाहिए कहाँ जाना है। और शायद हम अभी गूगल मैप की बात कर रहे थे, तो उसमें भी वही चीज़ थी ना कि आज मुझे अगर गूगल मैप ओपन करके बताओ कि चलो मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, तो वो थोड़ी टाइम बताने वाला है। मुझे उसको पहले बताना पड़ेगा कि भैया मुझे यहाँ जाना है, तो मुझे बता कि क्या रास्ता है, कहाँ जाना है। तो गूगल मैप अगर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और गोल सेटिंग पे चलता है, तो यार हम भी अपने लाइफ में गोल सेट करना ही चाहिए। एंड आई फील ये आपको भी पता रहेगा, दलजीत दोसांझ आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि यार मैनिफेस्टेशन के सबसे बड़े भक्त है वो। क्योंकि आज एक न्यूज़ रिपोर्ट में ऐसा आया था कि उनको एक रिपोर्टर ने पूछा कि ये जो भी आपको मिल रहा है, इतना फेम मिल रहा है, इतने लोग जो आपके इसमें आ रहे, क्या आपने कभी सोचा था? तो बोलते भाई मैंने सोचा तो बहुत कुछ है और वो मुझे मिल चुका है, सिर्फ राह देख रहे कि आपको कभी वो सब दिखेगा। मतलब काइंड ऑफ वो मैनिफेस्टेशन कितना स्ट्रांगली कर रहा है कि वो उसके अंदर वो जी रहा है। वो बोल रहा है कि यार ये सब चीज़ तो मेरे लिए ऑलरेडी हो रहे, बस आपको दिखना बाकी है। तो काइंड ऑफ लाइक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मैनिफेस्टेशन। और जितने भी बड़े सेलिब्रिटी को देखो, बीच में मैंने देखा था विराट कोहली, वो भी कोई भी क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं उसके पहले वो मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइज करते हैं कि हाँ यार मैं ऐसे 6 मार रहा हूँ, ऐसे 4 मार रहा हूँ, ऐसे सेंचुरीज ले रहा हूँ। तो इट इज़ लाइक ट्रू, इस पे बिलीफ बहुत अच्छा होता है। सर आपका मुझे कोई सक्सेस ऐसे देखना है, कोई अगर आपके स्टूडेंट हो, कोई आपके मेंटी हो जिन्होंने मैनिफेस्ट किया हो और कुछ उनको एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिले हो, तो मुझे अगर आप 1-2 बता सको तो। मेरे एक पार्टिसिपेंट है जागृति, वो व्हील चेयर पर मेरे पास आए थे और 17 ऑपरेशंस उनके हो चुके थे 27 साल की उम्र तक, और वो व्हील चेयर से कभी खड़े नहीं हुए थे। जब उन्होंने मेरा क्लास अटेंड किया, उनको समझ पड़ा मैनिफेस्टेशन क्या है, विजुअलाइजेशन का पावर क्या है, एंड शी स्टार्टेड विजुअलाइजिंग लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने मेरे 1, 2, 3, 4 क्लास अटेंड करे, फिर मेरे साथ वो आउट ऑफ इंडिया आते हैं। अब वो ये मान के जीने लगे हैं कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे कोई चैलेंज है ही नहीं। उन्होंने मेरे साथ बंजी जंपिंग किया, स्काई डाइविंग किया, और आज वो व्हील चेयर छोड़ चुके हैं। उनके पैर में अभी भी जान नहीं है, आसपास सपोर्ट लेके चल लेते हैं, बट जो कभी पूरी ज़िंदगी डिपेंडेंट थे, आज वो एक बिजनेस वुमेन बन चुके हैं और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अमेजिंग। मतलब ये सोचना ही कितनी बड़ी बात है कि जो बंदा व्हील चेयर पे है वो स्काई डाइविंग कर रहा है। मतलब उसको पता नहीं है कि भाई मैं नीचे गिरूंगा तो खड़े भी रह पाऊंगा कि नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग सर। ये स्काई डाइविंग की मुझे आपकी जर्नी जाननी है, क्योंकि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, आप मतलब बहुत ज़्यादा स्काई डाइविंग करते हो। तो ये पहला तो रीज़न है कि भाई क्यों करते हो, क्यों स्काई डाइविंग है? मैं 21 साल का था जब एक इंश्योरेंस चेकअप के लिए मैं गया था। वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने पहली बार ये बताया कि नॉर्मली जो हार्ट होता है उसमें 3 वाल्व होते हैं, यानी कि एक इंसान ट्राइकस्पिड होता है। वहाँ पर मुझे जानने को मिला कि मैं बाइकस्पिड हूँ बाय बर्थ, यानी कि सिर्फ 2 वाल्व है और उसमें से एक वाल्व में कुछ होल्स हैं। मुझे तब बताया गया था कि मैं 10 किलो से ज़्यादा वज़न ना उठाऊँ, आधे किलोमीटर से ज़्यादा दौड़ूँ नहीं, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो हार्ट या लंग्स को प्रेशर दे सकता है या कोई भी तरह से मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। मुझे खाने पीने के लिमिटेशंस दिए गए थे और यहाँ तक कहा गया था कि मेरी ज़िंदगी बहुत छोटी होगी, मैं 40 साल ही जीने वाला हूँ एवरेज। अब आप 21 साल के हैं और जब आप ऐसा सुनते हैं, जब आपने सपने देखना शुरू किया है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर यू। बट मुझे तब जो दुखी होना था, रोना था, शिकायत करनी थी मन ही मन, मैं गाड़ी चला के जब तक घर जा रहा था, आधे घंटे का वक्त था, म्यूज़िक फुल किया, अकेला गाड़ी में था,
और जितना रोना धोना था कर लिया। वो आखिरी दिन था जब उस सब्जेक्ट को लेकर मैं कभी रोया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रोना बुरा नहीं है, रोते रहना बुरा है। लेकिन घर आकर के बस एक ही सवाल मैंने पूछा था, मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट नेक्स्ट। जब आप गूगल मैप्स को यूज़ करके कहीं जाते हैं तो आप कितना भी गलत रास्ते पे चढ़ जाओ, गूगल आपसे कभी नहीं कहता रॉन्ग रोड। वो हमेशा एक ही कहता है, कोई नहीं आगे से यू टर्न ले लो। तो प्रॉब्लम आया है, मैं अपने आप से एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, व्हाट कैन आई डू नाउ। मैंने न्यूट्रिशन को समझना शुरू किया, एक्सरसाइज को समझना शुरू किया, मैंने अपने वहाँ जिम बनाया और मैंने वो सारी चीज़ों का लिस्ट बना दिया जो डॉक्टर ने मुझे मना किया था करने के लिए, वो सब करने का डिसीजन लिया। ओह, उसमें से मेरी लाइफ में जिम आ गया, मैराथन्स आ गए, उसमें से एवरेस्ट बेस कैंप खड़ा हुआ। क्योंकि आप जब हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं और ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हार्ट को प्रेशर मिलता है, और उसी में से स्काई डाइविंग आया था। स्काई डाइविंग जब आप कूदोगे उधर से तो वो सबसे ज़्यादा प्रेशर जनरेट करेगा। जब मैंने लाइफ में पहली बार फॉर्म भरा था स्काई डाइविंग का तो उसमें सारी झूठ लिखा हुआ था, क्योंकि अगर मैं सच्ची कंडीशन मेरी बताता वो लोग मुझे कभी कूदने ना देते। बाप रे। तो सर ऐसे सिचुएशन में ऊपर से कूदने में डर नहीं लगा सर अभी कि भाई नीचे कुछ हो जाएगा, शायद पहुंचू ही नहीं? वैसे तो नॉर्मल लोग जब स्काई डाइविंग करते हैं तो भी उनका हार्ट फेल हो सकता है। हाँ। तो मेरा तो मैन्युफैक्चरिंग ही कुछ अलग हुआ है। लेकिन मैंने अपने आप को 6 साल के लिए तैयार किया एक अलग लेवल की फिटनेस के लिए। ये जिद थी, बट जिद रातों रात नहीं थी, अपने आप को प्रिपेयर करके लेकर जाने की थी। तो जब मेरी वो फिटनेस वक्त के साथ में इम्प्रूव करते गया, एक वक्त आया जब मुझे लगा कि नाउ आई कैन फेस दिस, बट उसके कोई मेजरमेंट मैट्रिक्स तो अवेलेबल नहीं थे तब तक। जब तक मैं कूदूंगा नहीं तब तक तो पता नहीं पता ही चलने नहीं वाला था चलेगा, कि क्या हाँ। होने वाला था। बस इस तरह से सफ़र की शुरुआत हुई। आज इस बात को ऑलमोस्ट 300 स्काई डाइविंग के जंप हो चुके हैं। ओह, अपने साथ 300 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को मैं लेकर गया हूँ, और ये मैं सिर्फ इसीलिए करता हूँ बिकॉज आई एम गिव एन एग्जाम्पल टू माई पीपल कि अगर मैं अपने इस चैलेंज से ऊपर उठ के ज़िंदगी जी सकता हूँ और मुझे कोई तकलीफ नहीं है, 100 किलो से ज़्यादा का बेंच प्रेस मार सकता हूँ, 120 किलो का स्क्वाट या डेडलिफ्ट उठा सकता हूँ, मैराथन कंप्लीट कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। डॉक्टर्स जब आपको ये कहते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते हैं तो एक्चुअली वो ये कहना चाहते हैं कि मेरे नॉलेज के मुताबिक आप ठीक नहीं हो सकते हैं। करेक्ट। और सच ये है कि माइंड ओवर मैटर। अगर आप ठान ले, इरादा बना ले, तो आपके अंदर इतनी शक्ति है मैनिफेस्टेशन की कि आप जो चाहे वो चेंज अपने बॉडी, अपने माइंड, अपनी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। अमेजिंग। सर आपका तो चलो मुझे समझा कि डॉक्टर ने आपको बोला और आपने एज अ चैलेंज ले लिया कि नहीं, डॉक्टर ने ना बोला तो मैं तो कूद के दिखाऊंगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की। लेकिन आप अपने 300 पार्टिसिपेंट्स को भी जंप करवा रहे हो, तो उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है जंप करने के बाद? उनके पास तो कोई ऐसा चैलेंज नहीं होगा। जब वो लोग मेरे पास आते हैं तो सीधी बात है, दे जस्ट कम टू डू एन एडवेंचर। बट जब वो नीचे आते हैं ना, जब वापस जाते हैं इंडिया, 1 हफ्ते के अंदर किसी का फ़ोन आता है, सर मैं 2 साल से सोच रहा था ना ऑफिस में ये करना है वो करना है, वो डिसीजन ले नहीं पा रहा था। मैं इस ट्रिप से वापस आया सर स्काई डाइविंग करके, मैंने दूसरे दिन पे वो डिसीजन ले लिया और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत पॉजिटिव चेंज है लाइफ में। कोई कहता है सर 10 साल से उस पार्टनर से मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि 10 साल पहले ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो झगड़ा, तो कभी हिम्मत नहीं हुई फ़ोन करने की। पता नहीं सर उस ट्रिप से वापस आया स्काई डाइविंग करके, आके बस घुमा डाला फ़ोन, बात करी सर तो लगा कि उतना मुश्किल भी नहीं था जितना मैं सोच रहा था। तो कभी कभार स्काई डाइविंग जो है वो आपके मेंटल बैरियर्स तोड़ देता है। नीचे आके एक फीलिंग आता है अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। सही है। और शायद किसी ने ऐसे एकदम मिनट 2 मिनट दूर देखा है कि भाई अभी बस मैं जाने वाला हूँ, तो क्या क्या मन में गिल्ट रह गए हैं या क्या क्या मतलब इच्छाएं रह गई है कि यार काश मुझे ये कर लेना चाहिए था, काश वो कर लेना चाहिए। तो शायद वो सारी चीज़ें भी तभी रियलाइज हो जाएगी कि भाई ये करना है, और बाद में जंप करने के बाद, उतरने के बाद वो चीज़ कर लो भाई। एंड मज़ेदार बात ये भी है वीरल भाई, 300 लोगों को जब मैं स्काई डाइविंग के लिए लेकर के वो प्लेन में बैठता ना, उससे पहले अचानक से मेरे को बोलते सर 1 मिनट है। मैं कहता हूँ कि क्या हो गया, बाथरूम जाना है? नहीं नहीं सर फ़ोन करना है। तो मैं पूछता हूँ किसे फ़ोन करना है? बोले सर घरवाली को फ़ोन करना है। अच्छा फ़ोन करके क्या बताएगा? सर आप जानते तो है। नहीं मैं नहीं जानता, बता क्या बताएगा? सर कुछ नहीं, मतलब बता देता हूँ ना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, क्या पता वापस बताने का मौका मिले ना मिले।
बोला अभी तक क्यों नहीं बताया? नहीं बताया है सर, पहले भी बताया। तो मैं कहा आज अलग क्या होगा? तो बोले सर आज अलग इसलिए होगा क्योंकि शायद ये एहसास है कि दूसरी बार कभी बता नहीं पाऊंगा, इसलिए आज बहुत दिल से होगा। मतलब ये है कि जब इंसान को ये एहसास है ना कि यह शायद मेरी ज़िंदगी का आखिरी पल हो सकता है ना, तो हम बहुत रियल हार्ट से वो एक्टिविटी करते हैं। करेक्ट। और तब मैं स्काई डाइविंग से सबसे बड़ी चीज़ ये सीखा हूँ कि कभी भी ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो सकता है, और इसलिए कल के ऊपर कुछ टालना ही नहीं है। अमेजिंग, ये सबसे बड़ा लर्निंग मुझे लग रहा है स्काई डाइविंग का होगा कि भाई जो करना है आज ही करो, क्योंकि आज से ही सबसे बड़ा दिन है, इसके बाद पता नहीं ये मौका कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। मैनिफेस्टेशन पे तो हमने बहुत सारी बात कर ली। एक लास्ट चीज़ मैं मैनिफेस्टेशन में पूछना चाहता हूँ, आपका डे इन डे आउट रूटीन कैसा होता है मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड या वो गोल्स अफर्मेशंस को लेके? मतलब आप मॉर्निंग में क्या करते हो, इवनिंग में क्या करते हो? मुझे अगर समझेगा तो हमारी ऑडियंस शायद वो सारी चीज़ों को और समझ पाए। मैं इस चीज़ में मानता नहीं हूँ कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, सुबह उठ के मेडिटेशन करना चाहिए, और रात को जल्दी सो जाना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि पूरे दिन में मेरे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो मुझे करने हैं, और वो जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं वो है मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, जर्नलिंग, रीडिंग। ये सब मैं करता हूँ। बट कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह 5 बजे भी कर रहा हूँ, शाम को 5 बजे भी कर रहा हूँ, रात को 10 बजे भी कर रहा हूँ। करना इंपॉर्टेंट है। करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा हूँ जिसमें मेरे सेशंस अलग अलग शहर में हैं। हर 4 दिन पे मेरा शहर बदल रहा है। तो कभी मैं रात को 2 बजे घर आके अगर जिद करूंगा कि सुबह 5 बजे उठ के कुछ करना है, तो ये संभव नहीं है, मैं बीमार पड़ जाऊंगा। करेक्ट। सो मेरा लॉजिक ये है कि पूरे दिन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ है जो करता हूँ, चाहे वो सुबह कर लो शाम कर लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नंबर 1, मेडिटेशन आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 33 ईयर्स नाउ। मैंने 4 साल की उम्र पे सीखना शुरू किया था, तो अभी 37 का वो 33 ईयर्स में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने मेडिटेशन ना किया हो। दूसरा, ग्रैटिट्यूड मैंने 17-18 की उम्र पे समझा था, तो ऑलमोस्ट 19-20 सालों से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एवरीडे चल रही है मेरी, कि सुबह उठ के वो सवाल और वो सवालों के जवाब जो मैं देता हूँ ग्रैटिट्यूड को लेके। तीसरा, जर्नलिंग। जर्नलिंग का मतलब ये है कि मैंने आज के दिन में जो किया और पिछले हफ्ते में जो किया उसका मैं रिव्यू करता हूँ कि भाई मैं अपने गोल्स के कितने करीब पहुँच पाया हूँ। तो ये मेरी रूटीन एक्टिविटीज़ है, एंड एवरी डे मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं अपने गोल्स को पढ़ रहा हूँ, एंड सबसे इंपॉर्टेंट मेरे कुछ अफर्मेशंस और वैल्यूज़ जो मैंने अपनी ऑफिस में लगा के रखे हैं, विच आर 21, उसको मैं एवरी डे पढ़ता हूँ। बिकॉज वो जो अफर्मेशंस है वो मेरा कॉन्फिडेंस बनाए रखते हैं, मेरी वैल्यू सिस्टम बनाए रखते हैं, और मुझे याद कराते रहते हैं कि इट्स ओके, अगर अभी कुछ वर्क नहीं हो रहा, इट्स फाइन, थोड़ा टाइम ले रहे, इट्स क्या फ़र्क पड़ता है, तो सही दिशा में है, चलता रहे, बस वो प्राइमिंग है मेरे लिए। तो ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है तो सच बताऊँ, जो ह्यूमन एरर्स है ना वो हटना शुरू करती है। क्योंकि ये हो सकता है नेगेटिव विचार सबको आ सकते हैं, मैं भी डिप्रेस हो सकता हूँ, कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि सिचुएशन बदलती है तब चैलेंजेस आते हैं। बट ये सारी एक्टिविटीज़ हेल्प करती है फोकस्ड रहने में। अमेजिंग, अमेजिंग। सर अभी आपने मेडिटेशन के बारे में बात की कि एवरीडे आप मेडिटेशन करते हो। बीच में आपने ये भी बताया था कि आप मेरे ख्याल से बहुत यंग एज में ओशो आश्रम गए, या श्री श्री रविशंकर को, या बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज़ को आप मिले हो, उनके यहाँ पर भी मेडिटेशंस होते हैं। तो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि कौन से टाइप के मेडिटेशंस होते हैं वहाँ पर, और उसमें से हमें कौन से फॉलो करने चाहिए, क्योंकि हर गुरु अपने कुछ अलग, कोई बोलेगा डायनामिक करो, कोई बोलेगा कोई सोहम टेक्निक करो, या कोई, हर किसी का अलग रहता है। सो एज अ लेमैन मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी चाहिए और किसका क्या फ़ायदा है? पहले तो समझते हैं कि मेडिटेशन क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि मेडिटेशन में क्या करना है, और मैं कहता हूँ बस कुछ करना ही तो नहीं है। मेडिटेशन में जो कर रहे हो उसी को रोक लेना है। हिल रहे हो, हिलना बंद कर दो। बोल रहे हो, बोलना बंद कर दो। सोच रहे हो, सोचना बंद कर दो। एक्चुअली ये है मेडिटेशन। कुछ करना मेडिटेशन नहीं है। लेकिन अब जितनी जगहों पर आप जाओगे आपको मेथडोलॉजी अलग अलग मिलेगी। मेथड्स में फंसने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक टेक्निक है, आपको वो हेल्प करती है।
अब इसमें सबसे पावरफुल मेथड अगर मैं आपको दे सकता हूं तो वो है मैनी टू वन, वन टू नन। मतलब जब बहुत सारे विचार आ रहे हैं तो पहले उसे एक विचार पे लेके आओ, मैनी टू वन। जब एक विचार के साथ थोड़ी देर रहोगे तो वन टू नन, यानी कि जीरो पर पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। मतलब अब वो एक विचार है कि जब बहुत कुछ चल रहा है तो मैं एक विचार कि सिर्फ सांसों पे ध्यान देना शुरू कर दूं, आई एम जस्ट विथ माई ब्रीथिंग, वो एक विचार हो सकता है। कुछ नहीं तो मैं एक माला लेके बैठ जाता हूं और सिर्फ माला कर रहा हूं, वो माला एक विचार हो सकती है। या फिर कोई एक डॉट है, उस डॉट को खुली आंखों से देखता रहो, वो बस एक विचार हो सकता है। तो पहले मैनी टू वन पे आना है। मेथड कुछ भी कर लो फॉलो, बट वो वन जो भी है उसके साथ जब 1-2 मिनट रहोगे, 4 मिनट रहोगे, धीरे धीरे नन पे आने में वक्त नहीं लगेगा। लेकिन नन को गोल मत बना देना। उसको अगर गोल बना दिया तो क्या शुरू होगा पता है? जब मन में वो ब्रीथिंग पे ध्यान था, मैं आ गया ना जीरो पे, नहीं 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 अभी नहीं आया, अच्छा नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, फिर दूसरे 10 विचार आएंगे, उसको गोल मत बनाओ। मेडिटेशन में बहुत सिंपल है, यू जस्ट हैव टू डिसाइड कि मुझे हर दिन 10 मिनट या 20 मिनट मेडिटेट करना है। कभी अच्छे दिन है, अच्छा मेडिटेशन हो रहा है, कभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ आगे पीछे हो रहा है, कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस आ रहे, जो हो रहा है उसको होने दो। वो रिलीज करने में भी आपको हेल्प कर रहा है। लेट इट रिलीज, नेवर वरी अबाउट दैट, नेवर जज योर मेडिटेशन। जो मेडिटेशन में हुआ सही हुआ आज के दिन के लिए, बस ये मान के आगे बढ़ते रहो। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वो मसल डेवलप होगा आपका। सी, जिम में जाके बाइसेप मारना शुरू करोगे तो पहले दिन पे बाइसेप थोड़ी दिखता है। करेक्ट। वो 6 महीना 1 साल के बाद वो बाइसेप मसल दिखना शुरू होता है। तो ब्रेन के अंदर भी मसल डेवलप होते हैं एक जगह पे बैठे रहने के लिए, एक जगह पर अपने आप के साथ रहने के लिए। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली, पहले 2 महीना तो मेडिटेशन बहुत बोरिंग होगा, बट धीरे 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 उसका एक अलग मजा और एक अलग नशा शुरू होगा। सो ट्रू। ये चीज़ आपने बताई तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यार, ये सारे मेडिटेशन में होता तो वही है, क्यों होता है नहीं पता है। मतलब लोग कितने भी मेडिटेशन करो, लोग वही बोलते हैं आंखें बंद करो, इस पे ही ध्यान दो, सांस ब्रीद इन ब्रीद आउट। पता है ये कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं? तो ये आपने बहुत अच्छा दे दिया, मैनी टू वन एंड वन टू नन। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बहुत अच्छे तरीके से सर आपने समझाया। और सर मैं आपके बहुत सारे वीडियोस देखता हूँ, आप माइंड पावर पे बहुत ज़्यादा बात करते हो, सबकॉन्शियस माइंड पे बात करते हो। तो पहले तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि ये माइंड पावर होता क्या है और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड अगर मुझे किसी एक 5 साल के बच्चे को समझाना हो कि क्या होता है, तो कैसे समझाओगे? अगर मेरे सामने एक 5 साल का बच्चा है तो उससे मैं कहूँगा कि बेटा, तूने एक जादुई चिराग के बारे में सुना था, जिसको घिसते थे एक जिन बाहर निकलता था और उस जिन से जो मांगते थे सब मिल जाता था। तो वो जिन है हमारा सबकॉन्शियस। या फिर हमने राम भगवान और हनुमान जी की कहानी सुनी है, तो ऐसा समझो कि कॉन्शियस माइंड इज राम भगवान एंड सबकॉन्शियस इज हनुमान जी विथ अनलिमिटेड पावर्स। कॉन्शियस माइंड यानी कि आप खुद हैं और सबकॉन्शियस आपके अंदर बैठी हुई सारी शक्तियां हैं। तो भगवान राम ने क्या किया था, हनुमान जी बरसों पहले अगर आप ऑब्जर्व करें तो ओरिजिनली ही वॉज वाइल्ड, शक्तियों से भरे थे, बट वाइल्ड होने की वजह से उनकी शक्तियां ले भी गई। जब मैं वाइल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं तो मतलब क्या है कि दैट इज नॉट चैनलाइज्ड। करेक्ट। राइट। तो इसका मतलब हुआ कि जब वो राम भगवान के संपर्क में आए ना, तभी भी वो थोड़ा हाइपर रहते थे, उनको गुस्सा भी आता था, सब होता था, क्योंकि अल्टीमेटली ही वॉज इवॉल्विंग टूवर्ड्स ह्यूमन बीइंग। तो जब राम भगवान के संपर्क में आए तो राम जी ने उनको जो शांत करना शुरू किया, टैप करना शुरू किया, धीरे धीरे वो है ना एक साधना में लगते गए। आपने हनुमान जी के जितने भी रामायण के बाद के पोस्टर्स देखे हैं जिसमें वो थोड़े वृद्ध बिताए हैं, उसमें ज्यादातर आपको मेडिटेशन में ही नजर आएंगे, बिकॉज हिज एनर्जी गॉट चैनलाइज्ड एंड द चैनलाइजेशन हैपेंड थ्रू राम। और इसलिए भी मैं कहना चाहूंगा कि भगवान राम जो है, जिन्होंने हनुमान जी को भक्त बनाया, राम तो सिर्फ महापुरुष थे, राम को भगवान बनाने वाले हनुमान जी हैं। बट अगेन वो कहानियां बहुत अलग है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो अभी के लिए तो अब आपको क्या करना है, आपको एक मर्यादा पुरुषोत्तम बन के
अपने विचारों को चैनलाइज करना है और अपने अंदर की जो शक्तियाँ है उससे टैप इन करना है. एंड दैट कैन हैपन थ्रू मेडिटेशन एंड दैट कैन हैपन थ्रू डिसाइडिंग कि मुझे क्या स्वीकारना है, क्या मानना है, क्या नहीं मानना है. सी, योर सबकॉन्शियस इज अ वाइल्ड एनर्जी. उसके आगे वॉचमैन बन के रहना पड़ेगा. कोई आके आपको कह दे बचपन में कि तू तो गधा है, बकवास दिखता है, गंदा दिख रहा है, आपने ये मान लिया ना, अगर वो अंदर उतर गया तो वो आपका सच बनने लगेगा. तो आपको वॉचमैन बनना पड़ता है कि मेरे को क्या स्वीकारना, क्या नहीं स्वीकारना. दुनिया आपको जहर परोसे, मतलब आपको पीना ज़रूरी नहीं है. तो आपके आजू बाजू से आपको दुनिया भर की पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी सब मिलेगा. चुनाव आप करो, आपको मानना क्या है. करेक्ट. जब कोई मुझसे पूछता है सर आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो, मैं कहता हूँ डिपेंड्स. बोले सर डिपेंड्स मतलब एस्ट्रोलॉजर क्या बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. एस्ट्रोलॉजर बोले कि 2025 का साल तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है, मैं 100% एस्ट्रोलॉजी में मानता हूँ. और कोई ये कहे नहीं ये महादशा है, ऐसा है वैसा है, बहुत दिक्कत आने वाली है, भाई मैं ज़रा भी नहीं मानता. भाई इसको खुद का कल का भविष्य नहीं पता, मेरा क्या बताएगा. तो अंदर क्या जाने देना है, हनुमान जी तक, वो जीनी तक कौन सा मैसेज पहुंचाना है, चुनाव करना. वरना वो तो अब बोलोगे लंगा को आग लगाओ, लगा के आ जाएंगे, और गलत जगह भेज दिया तो गलत जगह भी लगा देंगे. नहीं, बहुत बहुत शानदार तरीके से सर आपने समझा दिया. सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा पावर है, और क्या चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचनी चाहिए, नहीं पहुंचनी चाहिए, वो हमारे हाथ में है. हमें वॉचमैन बन के रहना है. लेकिन सर कभी कभी क्या होता है कि आज जितने भी समझो 18-20 साल के लड़के लड़कियां हैं, बचपन से उनको कोई कोई चीज़ें ऐसी सिखाई गई है जो, जैसे आपने बताया, वो सबकॉन्शियस माइंड में उनके चली गई है कि भाई तू तो ऐसा ही है, तू तो वैसा ही है, तू तो यही कर सकता है, तेरे ये बस की बात नहीं है. तो क्या वो अपने लिमिट्स को क्रॉस कर सकते हैं? क्या वो अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे है? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 100% यस. अब मेरे घर पे एक डॉग है, उसको मुझे 2 दिन लगे सिखाने को सिट, 4 दिन लगे सिखाने को शेक हैंड, और 15 दिन लगे सिखाने को कि गंदा कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करने. 15 दिन में वो कुत्ता भी सुधर गया था. तो अगर जानवर के माइंड को ट्रेन किया जा सकता है तो हम तो इंसान है यार, ऊपर वाले के सबसे बेहतरीन डिज़ाइन है. करेक्ट. मैंने कोई गाय को डिप्रेशन में नहीं देखा, कोई कुत्ते को दवाइयाँ खाते हुए नहीं देखा, कोई बंदर को हार कर बैठा हुआ नहीं देखा. ऊपर वाले ने जिसको भी बनाया ना, सभी बेस्ट लाइफ जी रहे, और हम उसका मास्टरपीस है. और हम ही सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हम ही डिप्रेशन में बैठते हैं, हम ही थक जाते हैं, हम ही गोलियां खाते हैं. तो सच ये है कि यू कैन रीप्रोग्राम योर सेल्फ एनी टाइम. नंबर 1, पहले एक डिसीजन लेना पड़ता है कि मुझे करना है. यस. लोग मुझे जब पूछते हैं ना, सर आप कहते हैं आपके प्रोग्राम से 15 साल या 25 साल की आदत दूर हो जाएगी. सर कैसे सर, 25 साल से दारू पी रहा हूं, कैसे दूर हो जाएगी. और मैं कहता हूं देखो भाई, बदलाव लाने में वक्त नहीं लगता, बदलाव तो एक क्षण में आता है, लेकिन बदलाव लाने का डिसीजन लेने में सालों गुजर जाते हैं. तो भाई अभी तक तुम जो भी जिंदगी जी चुके हो, जो मान के जी चुके हो, और जो भी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे दिमाग में बिठाया, शायद वो सही नहीं भी था. इट्स ओके, इट्स फाइन. उसको कोसने की जरूरत नहीं है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है. आज पहले ये चुनाव करो कि आगे कैसी जिंदगी जीनी है, और वो चुनाव करके ये डिसीजन लो कि तो अब मुझे क्या नया मानना शुरू करना है. वो अफर्मेशंस को लिखो, और उस अफर्मेशन को सुबह उठ करके आईने में देख के पढ़ना शुरू करो. और जब वो करोगे तो जेस्चर्स, इमोशंस के साथ, एग्जाम्पल, आपको यशराज फिल्म में लिया गया है, एक्शन बोला गया है और ये डायलॉग्स दिए गए हैं. अगर अगला रणवीर सिंह बनना है तो कैसे बोलोगे बताओ. तो उस जोश, उस जुनून के साथ, आंखों में आंसू भी आ जाए, डजेंट मैटर, बट उसको अपना सच बनाना शुरू करो. इसको अफर्मेशंस कहते हैं, सेल्फ टॉक कहते हैं, इनकांटेशंस भी कहते हैं. और जब आप इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, और अगर दिन में 3 बार कर लिए 21 दिनों तक, बिलीव मी, आपकी बिलीफ सिस्टम्स ना अंदर से हिलना डुलना शुरू कर देगी, नई सिस्टम्स ओवरराइड करना शुरू कर देगी. 21 दिनों में फ़र्क महसूस होगा, 3 महीने के बाद वो आसान लगने लगेगा, और 9 महीने के बाद आप एक नए इंसान बन चुके होंगे.
सर आपने जैसे बताया कि लाइक नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है, लेकिन बहुत बार सर ऐसा होता है कि आज की तारीख में ओवर थिंकिंग और प्रोकास्टिनेशन, ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना जो हर किसी के माइंड में मतलब ना चाहते हुए भी आ जाती है। मुझे अगर उसे कंट्रोल करना हो, मुझे उसे फिल्टर लगाना हो कि भाई ये चाहिए या नहीं चाहिए, तो कैसे करें? उसके लिए मैं आपको 3 स्टेप्स देता हूँ। पहला, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन नाम की जो चीज़ है ना, उसका इस्तेमाल कम करना शुरू करो। क्योंकि मोबाइल फ़ोन हमारे अंदर हाइपर एक्टिविटी और ओवर थिंकिंग की एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। दूसरा, दिन में एवरीडे एक थोड़ा सा मौन प्रैक्टिस करना शुरू करो। और मौन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप टीवी देख रहा हूँ, चुपचाप न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, नहीं। मौन मतलब एक्चुअली कुछ ना करना, बैठना अपने आप के साथ। तीसरा, मेडिटेशन। बट ये तीनों के लेवल्स हैं। पहले आप गैजेट से दूर होना शुरू करेंगे, फिर कुछ दिनों के बाद आप मौन प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ दिनों के बाद आप मेडिटेशन की ओर जाएंगे। ये आपका जो ओवर थिंकिंग है ना, धीरे धीरे उसको कम कराएगा। बिकॉज आज हम कंटेंट की दुनिया में हैं, 30 सेकंड में रील घुमा रहे हैं, तो ये हाइपर एक्टिविटी नेचुरली बढ़ रही है। और जो बच्चे पिछले 10-20 सालों में पैदा हुए, तो कंटेंट की उनके पास कोई कमी नहीं, अब तो वही दुनिया में वो जी रहे हैं। तो एक ज़माने की बात है जब हमारे बाप दादा खेत में काम ख़त्म होता था, दुकान में ख़त्म होता था, कस्टमर चले जाता था ना, तो वो अपने आप के साथ रह पाते थे, इसीलिए वो इतने स्ट्रेस्ड आउट नहीं थे। आज डिप्रेशन, नेगेटिव थिंकिंग सब इसलिए बढ़ गया है बिकॉज हम लोग बिना वजह का ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आज आप कंटेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप एक अच्छे इरादे से कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद नया स्ट्रेस शुरू होता है, कितने लाइक्स आए, कितने फॉलोअर्स बढ़े। अरे भाई, तू अपना काम करता रहे ना, 6 महीने तक करता रहे, ज़्यादा देख मत क्या हो रहा है। करेक्ट, रिजल्ट तो आएगा वक्त के साथ। करेक्ट। तो गैजेट्स, फास्टिंग, साइलेंस एंड मेडिटेशन। बरसों पहले हमने सुना था उपवास। अब ये उपवास होता क्या है? हमें लगता है उपवास माने भूखा रहना। मैं आपको इसकी नई परिभाषा देता हूं। एक्चुअली उप का मतलब है करीब, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के सबसे करीब वाला इंसान। वास मतलब रहना, वन वास मतलब वन में रहना। हाँ, उपवास का मतलब है करीब रहना, बस इतना ही मतलब है। अब सवाल, किसके करीब रहना? तो उपवास का मतलब था उनके करीब रहना। ओके। अब बरसों पहले जब हम खेत में काम करते थे, किसान थे शुरुआत में, तो हम जब ऊपर वाला हमें इतना सब कुछ दे रहा है, बारिश दे रहा है, हमें क्रॉप्स मिल रहे हैं, तो हमने डिसाइड किया कि चलो एक आध दिन हम उनके लिए भी तो बिताएं, करेक्ट। उनकी याद में। तो कुछ दिन हमारे भारत देश में बने, पूनम, अमावस्या, एकादशी, जब हमने उपवास करना शुरू किया। बट उपवास के दिन एक्चुअली करना कुछ नहीं था, बस मेडिटेशन में या ऐसे माहौल में रहना था जिसमें हम उनको याद करें भक्ति भाव में। लेकिन जब आदमी काम ना कर रहा हो और घर पे आ जाए, तो अब जो आदमी फ्री होता है ना, उसको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो फ्री हो गया है। तो अब घर वाली को परेशान कर रहा है, चाय बना दो, वो बना दो, फरार का बना ऐसा दो, बना दो, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अब घर में जितने फीमेल्स थे, उन्होंने कहा कि अगर आप लोग आज उपवास कर रहे हैं, भगवान के करीब रह रहे हैं, तो हमारा क्या दोष है, हम भी तो भगवान के करीब रहना चाहेंगे। तो अब से आपका जब उपवास होगा, एकादशी होगी, पूनम, हमारा भी किचन बंद रहेगा, क्योंकि वो हमारा काम है। आप खेत छोड़ के आए, हम किचन छोड़ेंगे, हम मिलके भक्ति भाव करेंगे। अब किचन बंद हो गया तो कुछ तो खाना पड़ेगा। तो उस ज़माने में सबके घर में गाय भैंस तो हुआ करती थी, फल वगैरह तो आसानी से अवेलेबल थे। उसमें से कॉन्सेप्ट आया फल आहार। अब जब आप फल आहार पे रहोगे, तब भक्ति करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आप सो भी नहीं जाओगे। तो वो दोनों रिलेट हो गया एक दूसरे के साथ। लेकिन अगर आज की तारीख में उपवास करना है तो सिर्फ डाइट वाइट से नहीं चलने वाला, क्योंकि दुकान में बोर्ड लगा हुआ है कि 50 वानगियां मिल रही है, 50 मिठाइयाँ मिल रही है उपवास के लिए। अभी क्या लॉजिक है इसका उपवास का? आप दुनिया भर का अनहेल्दी उपवास के दिन खा रहे हो। तो अगर आज उपवास करना है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज अगर आपको भगवान के करीब रहना है, भक्ति भाव मेडिटेशन अपनाना है, तो उस दिन गैजेट उपवास करना पड़ेगा।
अमेजिंग अमेजिंग। ये गैजेट उपवास बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया, और ये उपवास का मीनिंग सच में हमें नहीं पता था। सच में मुझे लगा था उपवास मतलब हाँ ठीक है नहीं खाना है, और नहीं खाना है मतलब क्या होता है, वो फराल का खा लो या वो कुछ फ्रूट्स खा लो। लेकिन आज पता चला कि उपवास मतलब हमें करीब रहना है, करीब रहने के लिए हमें ये सारी चीज़ें क्विट करनी है। सुपर। तो सर बस एक लास्ट सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। बहुत सारे टॉपिक पे आपसे बात की, और सच में मुझे एकदम इतने सारे माइंड ब्लोइंग चीज़ें सीखने मिली, और लाइक रियलाइज़ हुआ, मैं बता नहीं सकता आपको। आई एम वेरी श्योर कि जो लोग देख रहे हो उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी। तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा सबसे बड़ा वाव मोमेंट क्या था। मुझे नीचे कमेंट में बताइए कि ये 1 2 3 4 4 5 चीज़ें आपको सीखने मिली। एंड आई एम वेरी श्योर ये 1% भी अगर किसी के लाइफ में बदलाव आता है तो आज हमारी मेहनत सफल हो जा रही है। सो सर एक लास्ट सेशन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस रहेंगे, मैं क्वेश्चंस दूंगा, और आप उसके आंसर जितना हो सके शॉर्ट में भी दे सकते हो, ब्रीफ में भी। आप कृष्ण भगवान के बारे में इतनी सारी बात करते हो, तो कृष्ण भगवान की सबसे अच्छी लीला या स्टोरी आपको कौन सी लगती है और क्यों? जब पूरा महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, अर्जुन को लेकर के कृष्ण भगवान रथ थोड़ा दूर लेकर गए। अर्जुन से कहा कि भाई नीचे उतर जा और थोड़ा दूर खड़ा रहे। तो अर्जुन को मन में सवाल है ऐसा क्यों, बट थोड़े समय पहले ही कुछ सवाल पूछे थे, लंबा चौड़ा लेक्चर सुनना पड़ा था भगवत गीता के रूप से, तो इसने अभी सवाल नहीं पूछा, जाके दूर खड़ा रह गया। जब भगवान रथ से नीचे उतरे, जमीन पर पैर रखा, तब एक साथ जो रथ था वो भस्म हो गया। बहुत सारे शस्त्रों का एक साथ उसके ऊपर अटैक हो गया। तो अर्जुन दूर खड़ा समझ ही नहीं पाया क्या, और थोड़ी देर के बाद उसको रियलाइज हो, और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। सीन ये था कि जब अर्जुन को रोकना संभव नहीं हो पा रहा था, तो सामने भी तो बड़े बड़े दिग्गज थे ना, सबने आखिरी उपचार के रूप में दिव्यास्त्र और ब्रह्मास्त्र भी छोड़े हुए थे उसके ऊपर। लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण थे उस रथ के ऊपर, उन्होंने एक कवच बना के रखा हुआ था। और अब जब इस पूरे युद्ध की समाप्ति हुई है, रथ की जरूरत नहीं है, तब उन्होंने वो कवच को हटाया, और एक साथ सारे दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र वहां पर आए और वो भस्म हुआ। और तब अर्जुन को एहसास हुआ कि जो थोड़ा सा भी एक गुरूर उसके अंदर आया था ना, कि मैं जीता हूं, वो सारा समाप्त हो गया, आंसू के माध्यम से बह गया। क्योंकि उसे रियलाइज हुआ कि मैं लड़ा ही नहीं हूं, कोई एक ही लड़ा है और कोई एक ही जीता है। अमेजिंग अमेजिंग। सर सबसे बेस्ट एकदम ऐसे गूज बम्प्स वाले मोमेंट आपके पास कभी आए रहेंगे लाइफ में? यू नो ऐसे मोमेंट्स बहुत सारे हैं, बट आई हैड अ पार्टिसिपेंट, डॉक्टर प्रज्ञा वेदांत उनका नाम है। मेरे पास आए थे, ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, पैरालिसिस में जा चुके थे। उन्होंने फ्लड्स में अपना सैलून, घर सब खो दिया था। और वो लेडी जब उसके बाद व्हीलचेयर से खड़े हुए, स्टेज पर वापस आए, उन्होंने अपना वापस एंटरप्रेन्योरशिप का बिजनेस क्रिएट किया। और जब वो आके मुझे कहते ना कि सर अगर आज मैं जिंदा हूँ तो आपकी बदौलत हो, और एनडीटीवी ने उनकी स्टोरी जब कवर करी, तब आज लगा कि यार मैं श्योरली ये मानता था कि मैं जिंदगियां बदलता हूँ, बट इस लेवल पर बदलता हूँ इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। एक किताब जो आपने पढ़ी हो, आपका माइंडसेट शिफ्ट हुआ हो, और जो शायद सभी को पढ़नी चाहिए? वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स फॉर प्रैक्टिकल लाइफ इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कवी। और स्पिरिचुअलिटी को लेकर के एक प्रैक्टिकल बुक अगर मैं कहूँ तो वो है द पावर ऑफ नाउ बाय एकार्थ टोले। ओके सर, उठ के सबसे पहला काम आप क्या करते हो और क्या रेलेवेंस है उसका? सबसे पहले जब मैं आंखें खोलता हूँ तो ऊपर वाले को शुक्रगुजार होता हूँ कि उन्होंने मुझे ये दिन देखने का आज मौका दिया है। आपके सक्सेस के पीछे एक हार्श ट्रूथ कि ये है इसलिए मैं सक्सेस हुआ हूँ? मेरे फादर एक क्रिटिकल इंसान है, सबसे बड़ी गलतियाँ भूल वो मेरी निकालते हैं, और मुझे मेरे पेरेंट्स से कभी अप्रिसिएशन नहीं मिला है। बस उसी की दौड़ में मैं बहुत बरसों लगा रहा कि कभी तो वो ताली बजा दे, और इसलिए मैं अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहा। अगर आपके घर में भी ऐसे लोग हैं ना जो आपके क्रिटिक हो, जो आपको बेहतर बनाते रहे, तो मुझे लगता है कि आप सफल होके रहेंगे।
सर आपने इतने सारे बिजनेसेस को मेंटोर किया है, इतने सारे बिजनेसेस को आपने स्क्रैच से बड़े होते हुए देखा है, इनफैक्ट आपकी कंपनीज में इतने सारे लोग अपॉइंट होते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए सर, जब भी आपके पास कोई इंटरव्यू आता है या कोई भी पर्सन आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए आता है, तो उसकी कौन सी चीज़ आप सबसे पहले देखते हो? मतलब स्किल सेट, डिग्री, क्या चीज़ सबसे ज़्यादा मायने करती है? दो चीज़ें, अगर वो जूनियर लेवल पे आया है तो इंटरव्यू में मैं टाइम नहीं बिगाड़ता हूँ। अब जो पूछोगे वो हाँ ही बोलने वाला है झूठ मूठ का, क्योंकि उसको काम चाहिए। तो मैं डायरेक्टली उसे काम पे बिठा देता हूँ। ये ग्राफिक डिज़ाइन है, करके दिखा। ये वीडियो एडिटिंग है, करके दिखा। 1 घंटे में वो जो करके दिखाता है, इंटरव्यू मेरा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। करेक्ट। दूसरा, हायर लेवल पे कोई आता है, मैनेजमेंट के लेवल पे, आई ऑलवेज आस्क वन क्वेश्चन, मुझे लाइफ का सबसे बड़ा फेलियर बताओ आपका, और कैसे आपने उसे मैनेज किया और आप उसमें से बाहर निकले। आपके हिसाब से आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स तो हैं जो हर किसी को पता है कि कॉलेज के अंदर जो भी पढ़ाया जाता है शायद वो कहीं ना कहीं रेलेवेंस नहीं है। फिर भी आज लाखों स्टूडेंट्स हैं जो शायद कॉलेज की भीड़ में लगे हुए हैं कि भाई मुझे एमबीए करना है, ये यूनिवर्सिटी में जाना है, वो यूनिवर्सिटी में जाना है। आपके हिसाब से उनके लिए क्या मैसेज होगा, उनको क्या करना चाहिए? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर किसी ने आज 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया या 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम देके अभी बाहर निकले हैं, तो उनको क्या काम करना चाहिए? क्या वही डिग्री कॉलेज के पीछे भागना चाहिए या कुछ और? मैं ये देख पा रहा हूँ कि 10 साल या 15 साल के बाद यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस आज जो है वो नहीं रहेगी, उनके भी रूप बदल जाएंगे। वो लोग भी स्किल बेस्ड एजुकेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जब इंसान को सफल होना है और कमाना है तो एक्चुअली डिग्री नहीं चाहिए, काबिलियत चाहिए। और जितने हाई इनकम स्किल आप पा सकते हैं, उसी से आपके करियर की शुरुआत होती है। करेक्ट। और मैं आज मानता हूँ कि उसके लिए 4 साल 10 साल की पढ़ाई नहीं चाहिए, कभी कभार कोई 6 महीने का कोर्स भी उसमें आपकी मदद कर सकता है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और हम लोग भी वही बोलते हैं कि 6 महीने का कोर्स और बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि 6 महीने का एक्सपीरियंस। आज इनफैक्ट मैं बात करूं तो हमने कितने सारे लोगों को ये देखा है कि वो जब भी किसी कंपनी में काम करते हैं, फर्स्ट वो इंटर्नशिप पीरियड होता है, तो उनको वहाँ से जो चीज़ सीखने मिलती है वो वैल्यूएबल। आज अगर आप कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स भी देख लो, भले वो सीए देख लो, सीएस देख लो, तो उसमें पढ़ाई करने के बाद उन लोग को 1-1, 2-2, 3-3 साल किसी कंपनी में काम करना पड़ता है। सीए कर रहे हो, 2 साल सीए के अंडर काम करो। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि कॉलेज में जो पढ़ाया गया है वो वहाँ पर काम नहीं लगेगा। क्या काम लगेगा? जो वहाँ पर काम करते हो, मतलब कस्टमर से कैसे बात करना, क्लाइंट से कैसे बात करना, कैसे अकाउंटिंग करना, कैसे कंप्लायंस करना। सो मोर इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो इसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखे व्हाट वी हैव डन इज़, अगर मैं प्राइड कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बताऊँ तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, 12 महीने के कोर्सेज होते हैं, जिसमें 6 महीने हम प्योरली ध्यान देते हैं कि उनकी स्किल डेवलप करें, उनको जो फील्ड में इंटरेस्ट है। कोई अगर बंदा है जो क्रिएटिव पर्सन है तो उनको वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वो सारी फील्ड में लेके जाते हैं। किसी को अगर अकाउंटिंग पसंद है तो टैली, एक्सेल, पावर बीआई, टैब्ल्यू, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। सो बेसिकली उनको जो फील्ड में जाना है 6 महीना उसमें काम करे और फिर 6 महीना उनको हम प्लेसमेंट्स में भेजे, कंपनीज में इंटर्नशिप करवाएं। आपके हिसाब से आपके पास 2 कैंडिडेट अगर आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई फ्रेशर आता है और एक एक्सपीरियंस पर्सन आता है जो भले वो 6 महीना काम करके आया, तो आप पहले किसको प्रेफरेंस दोगे और क्यों? बट ऑब्वियस एक्सपीरियंस पर्सन जिसने कहीं तो इंटर्नशिप करी है, बिकॉज उसे मैं एक्सपीरियंस एजुकेशन कहता हूँ। एक डॉक्टर ने जो पढ़ाई करी है, जब 5 साल एक कंपाउंडर साथ में होता है तो वो आधा डॉक्टर बन जाता है। करेक्ट। जब आप कोई वीडियोग्राफर या कैमरामैन के साथ असिस्टेंट में काम करते 6 महीना, आप भी आधे कैमरामैन बन जाते हैं। तो इंटर्नशिप से ज़्यादा पावरफुल लर्निंग कोई किताब आपको नहीं दे सकती है। सो ट्रू, सो ट्रू। दैट्स इट सर, थैंक यू सो मच। बस इसीलिए ज्वाइन प्राइड कंप्यूटर्स।